टेलिंग एआई टू डू समथिंग एंड वर्किंग विद एआई, ये पैराडिम शिफ्ट है। लोग बाग के अंदर से एआई का डर हटे। हाँ, इसको ऐसा दुश्मन की तरह ना देखो। आप यदि देखें, चैट जीपीटी देखें, एंट्रोपिक देखें, आप देखो किस लेवल की है। 100 मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है इस तरह के जेनरिक मॉडल बनाने के लिए। Can these AI agents interact amongst themselves without getting any clear, direct or indirect instructions from their masters? हाँ, मतलब मैं 100% एग्री नहीं करता हूँ, बट वो रिप्लेस नहीं कर रहा है। Okay, okay. Because मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है, मुझे बताना है, मुझे गाइड करना है। क्या ये एक बहुत ही डिबेटेड क्वेश्चन है। एआई तो 1950 से है, 1956 में एआई का कोर्स शुरू हुआ है। बट पहली बार एक ऐसा चीज आया जहाँ पे एक इंटरफेस था, यूआई था, और कॉमन पीपल जो है एआई को एक्सपीरियंस कर रहा था। ये इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एक हमें था। ये डर नहीं लगेगा कि ये घूम जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि एआई जॉब्स लेने वाला है, या एआई एक ऐसी चीज है जो काफी सारी इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। और मुझे ये भी लगता है कि एज एन इंडियन हमको एआई के बारे में और जानना चाहिए, और सिर्फ यंग जनरेशन का नहीं, आई थिंक सारी जनरेशन को एआई के बारे में जानना चाहिए। In this episode of Discovery of an Author, we sit down with Mr. Sanjeev Jha. Mr. Sanjeev works with Amazon at a very high position in the field of data science, and we discuss his very, very brilliant book, LLM, Large Language Models. और इस एपिसोड के लिए हमारा लक्ष्य एकदम साफ था। हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये होती क्या है, ये कैसे काम करती है, और ये आने वाले समय में क्या होने वाली है, इन चीजों को बहुत स्पर्श तरीकों से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। एंड इफ यू डू डिसाइड टू लिसन और वॉच टू दिस एपिसोड इन इट्स इंटायरिटी, then these are the learnings that you get from this episode. ये हर इंडियन को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और जानना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शेयर दिस एपिसोड विद योर पेरेंट्स, with any elderly member in your family, so that they really understand that this is something to be embraced and not to be scared of. And like always, अगर आपको लगेगा कि इस एपिसोड में बहुत अच्छी आपको वैल्यू मिली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें, और जिसको आपको लगे कि बेनिफिट करेगा ये सुन के, उनको शेयर करें। आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस एपिसोड। थैंक यू। तो मिस्टर संजीव, मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि मुझे आप, क्योंकि आप क्लोजली एआई समिट में इन्वॉल्व थे, तो इंडिया एआई समिट का पहले तो आप ये बताइए, व्हाट वाज द एजेंडा। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गवर्नमेंट प्लानिंग। जी, देखिए, एआई समिट जिस स्केल का हुआ है, एक सप्ताह का था, और जिस तरह से जो है 40 सिटी कंट्रीज के हेड आए, और इतने इतने बड़े इंटरप्राइजेस के जितने भी आपने नाम लिए थे, ओपन एआई के, गूगल के, सब पहुंचे थे। तो ये तो पहले गवर्नमेंट को कॉन्सुलेट करना पड़ेगा कि इस स्केल का एक समिट जो है दिल्ली में पुल ऑफ करना ही एक बहुत ही कमेंडेबल चीज है। बट उसके पीछे जो है ये एक मंशा है कि ये अनाउंस करना कि इंडिया जो है एआई रेस में एक सीरियस प्लेयर है। सुबह जो एआई का जो हम बोलते हैं, जो हमारी अपनी इंडिया एआई है, और जो अपने इंडिया डेटा पे एआई बन रही है, एलएलएम बन रही है, कि वो एक अनाउंसमेंट है, दुनिया को बताने की बात है। और उसके साथ इसमें तीन मेन एजेंडा है जो है, इंडिया को एआई हब में जो है अनाउंस करना। दूसरा जो है, आपने देखा होगा कि पॉलिसी डिक्लेरेशन हुई है 80 कंट्रीज की, कि रिस्पॉन्सिबल एआई जो है वो किस तरह से किया जाए, उसकी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है। और तीसरा जो है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में हो, उसकी अनाउंस, उसका जो है अपॉर्चुनिटी है, और उसको बुलाया गया है। ठीक है। और आप देखेंगे पॉजिटिव साइड में कुछ बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट हुए हैं। इंडिया एआई मिशन जो है 10,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। आप देखो कुछ प्राइवेट प्लेयर से अनाउंसमेंट हुई, रिलायंस और जियो ने जो 100 बिलियन, 110 बिलियन एक्चुअली का, जो 7 इयर्स का जो है अनाउंसमेंट बताया है। अडानी ने अनाउंस किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है, टाटा ने अनाउंस किया है कुछ अपने कोलाबोरेशन के। तो पॉजिटिव साइड में जो है ये आपको बहुत सारे आपको अनाउंसमेंट भी देखने को मिले हमें। हाँ, बट जो है आप फ्लिप साइड में देखें, तो मैं
चाहता कि यहाँ पे जो ये काफी लार्ज इंटरप्राइज फोकस लगा मुझे। और जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, टीयर 2 है, टीयर 3 है, उनकी जो प्रेजेंस थी या उनका जो स्पॉटलाइट बहुत ही कम था, जो मुझे दिखा। दूसरा, ये जो अनाउंसमेंट है, पॉलिसीज हैं, ये एम्बिशन तो बहुत है, एम्बिशंस बहुत था। कहीं ना कहीं टाइमलाइन जो है ना, ये इस तरह के अनाउंसमेंट होती हैं, सालों लग जाते हैं उसको मेटलाइज करने में। एक क्लियर का टाइमलाइन जो है वो मुझे नहीं दिखा। ठीक है। और और जो तीसरा है वो है स्किल गैप्स की, जो हमारे स्किल गैप्स हैं, राइट। और कहीं मैं पढ़ रहा था कि अब जिस तरह से हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, उसी तरह से हमको एआई सी जो है लर्न कराना चाहिए स्कूलों में, कि एआई को कैसे उसके जो स्किल गैप की बात होती है, वो जो जो इमर्जिंग है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उस बारे में मुझे कहीं कुछ चर्चाएं होती नहीं देखी। तो बट ओवरऑल मैं एक्चुअली, ये एक बहुत बड़ा समिट था, बहुत बड़ा एक इवेंट था जो इंडिया में, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। मिस्टर संजीव, तीन चीजें हैं जो आपने मुझे बताई, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले आपने बताई अनाउंसमेंट्स की, विच वर प्राइमरीली अराउंड द इन्वेस्टमेंट्स दैट द वेरियस कंपनीज आर गोइंग टू मेक टू जी। क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एआई इन इंडिया। जी। बहुत लेमैन के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एआई इन एनी कंट्री? मतलब क्या होता है इसका? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जो है ना, जो हमारे डेटा है, और सुपरजाइन करते, सुपरजाइन डेटा बोलते हैं या एआई बोलते हैं, उसका मतलब है ये जो मेरी डेटा है, जो मैं ओन करता हूँ एज ए कंट्री, वो मेरे पास है। उसकी ट्रेनिंग, उसके डेटा पे जो मॉडल बने वो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बने। ठीक है। आज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली यूएस सेंट्रिक है। ठीक है। इंडिया में जो अब हमको हमको बनानी है, जो डेटा इंडिया के ज्योग्राफी में ही रहे, उसके ऊपर मॉडल बनानी है, उसके ऊपर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्योंकि जो एलएलएम्स हैं जिसकी बात हो रही है, उसको ट्रेन करना जो है ना, बहुत ही इंटेंसिव होता है। तो जो जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसकी कोर चिप है जिसके ऊपर ये मॉडल ट्रेन होती है, उसकी बहुत कमी है, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबल वे में, राइट। मतलब जो अफोर्डेबिलिटी बहुत भी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है देश के अंदर। इंडिया एआई मिशन ने एक इनिशिएटिव किया है, जो जीपीयू एक्वायर करके उन्होंने अवेलेबल किया है स्टार्टअप को, एक मतलब अफोर्डेबल और डिस्काउंटेड वे में, एक 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 मतलब जो है राइट डायरेक्शन में एक स्टेप्स है। बट जो अभी भी जो कंप्यूट और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस तरह की लेवल की डिजिटलाइजेशन के लिए, कंट्री में नहीं है, और ये हमारे लिए एक बाधक है हमारे। या आई थिंक दिस इज, ये वही एक चीज है जो अक्सर मैं जब गेमिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं, गेमिंग इंडस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम आती है इंडिया में, कि गेम्स बनाने के लिए और खेलने के लिए भी जो प्रोसेसिंग पावर और सीपीयू सिस्टम चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। जी। समथिंग सिमिलर यू सेइंग कि ये प्रोसेसिंग पावर की प्रॉब्लम रही ही रही प्रॉब्लम। है हाँ। हमारे वो पास। एक लिमिटेशन है, बिकॉज ये देखिए, जो है मतलब हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप यदि देखें, चैट जीपीटी देखें, एंट्रोपिक देखें, आप देखो किस लेवल की है। हंड्रेड हंड्रेड मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है इस तरह के जेनरिक मॉडल बनाने के लिए। लाइक हमारे पास क्या, स्टार्टअप्स के पास इतनी इन्वेस्टमेंट है नहीं है। या तो हमको उनको कुछ अवेलेबल करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक तो डिवाइड हो गई ना। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। अब गूगल ने अनाउंस किया है, AWS का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। और उसी तो जो इंडिया के कुछ प्लेयर हैं, जियो ने अनाउंस किया, टाटा ने अनाउंस किया है। और ऑल्सो आप देख रहे हैं कुछ जो है सेमी कंडक्टर चिप्स, जो तो उसकी सप्लाई जो होती है, उसके पाइपलाइन के लिए भी जो है आ, काफी सारे इनिशिएटिव्स जो है इंडिया के अंदर अनाउंस हुए। तो दो चीजें हो गई। एक, सेमीकंडक्टर चिप्स की जो बात करी जा रही है, तो सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं कि इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए एंड नॉट एक्सपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट। इम्पोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल। जो ये सप्लाई चेन है ना, वो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं दुनिया भर में कॉन्स्ट्रेन है। आज इंडिया की बात अच्छा, ना, अच्छा। हमारी हम दुनिया भर के, आपने नोटिस किया है कि रैम जो है, मेमोरी जो होती है, उसका प्राइस कितना बढ़ गया। एक्चुअली मेरा बेटा जो है, कुछ महीने पहले उसने अपनी गेमिंग पीसी इम्प्लीमेंट करी, वो ठीक एनिमेशन है। है। तो उसको हाई कंप्यूट विद जीपीयूज के मशीन चाहिए थे, उसने एक असेंबल गया, जो हमें शायद 1.5 lakhs के अराउंड पड़ा था। एंड अभी वो काफी इंटरेस्ट रखता है, तो उससे अभी मुझे अपडेट कर रहा था कि यही मशीन यदि मैं आज बनवाने जाऊं, तो मुझे कम से कम 3.5 लाख रुपए लगेंगे। ये जो प्राइस है इन चीजों का या जो है, तो बहुत बढ़ गया है मार्केट में। और ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन की इशू है।
बट ये सेमीकंडक्टर्स इंडिजीनियसली डेवलप हो सकते हैं? डू वी हैव द रॉ मटेरियल्स, या रॉ मटेरियल्स तो आपको लगता है कि नहीं 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 वो तो बाहर से ही आ रहे हैं, वो तो बाहर से ही आएंगे? कुछ तो आएंगे, कुछ रेयर रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जो बाहर से आना पड़ेगा, बट उसकी भी इन्वेस्टमेंट चल रही है। कुछ मतलब आप एकदम से सॉवरेन तो हो नहीं सकते हैं आज के गॉट इट। जमाने में। हाँ, बट आपके पास यदि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, आप सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गॉट इट। बड़ी जरूरत है। बट ये कहना मतलब आज के समय में मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो सोवरेन कहना कि एवरीथिंग मेरे पास मेरे ज्योग्राफी में ही होगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। अमेरिका भी नहीं है। और कहीं मैं एक्चुअली एक पढ़ रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, बड़ा अच्छा बोले कि आप जो है सेमीकंडक्टर शायद ताइवान से आता है, और जो सेमीकंडक्टर को जो फैब्रिकेट करते हैं, जो मशीन आती है, वो शायद नीदरलैंड में बनता है। और और वेरियस 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 थिंग। और ये अमेरिकन अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे वहाँ के। तो ये एक मिसनोमर है, बट हमारे अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट समझ गए अब। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जस्ट टेक्निकली आई जस्ट वांट टू नो, विदाउट, मैं किसी को शेम में कुछ नहीं करना चाहता हूं। लेट्स से इफ आई एम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एआई समिट एंड आई गेट टू नो दैट सच थिंग हैपन, कि लेट्स से गलगोटिया की कुछ स्टॉल था, ऑफ कोर्स जो भी था, उन्होंने एक प्रोडक्ट शोकेस करा, बट इतने बड़े स्टेज पे इतनी पीआर के सामने पता चला कि दिस इज नॉट व्हाट इट सीम्स। उसके बाद क्या होता है? ठीक है, ये गलत हो गया, हमारी थोड़ी सी नेगेटिव पीआर हो गई, और चाइनीज सोशल मीडिया जो उनका खुद का है, हर जगह देयर आर लाफिंग एट अस। मीम्स मीम्स बन रहे हैं कि देखिए जो हमारा कुत्ता भी हमारा नहीं हो गया, वो भी अब चाइना का हो गया, कुत्ते भी अब इंडिया में चाइना से आते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ डू यू डैमेज कंट्रोल इट? इसका या तो आप बोलते हो कि नहीं राघव, कोई इमीडिएट डैमेज कंट्रोल नहीं है, लॉन्ग टर्म जब इंडिया विल बिकम अ प्रोमिनेंट फोर्स ऑफ एआई, दीज थिंग्स विल जस्ट ये फिजल आउट हो जाएंगी। तो आई एम जस्ट क्यूरियस कि टेक्निकली हाउ डू यू डैमेज कंट्रोल इट एंड हाउ डू यू एड्रेस इट? क्योंकि आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पर एक गैप हमको दिख रहा है, कि शायद हम ये बताने की कोशिश करने में दैट वी हैव अराइव्ड, वी आर बाईपासिंग द फंडामेंटल्स। देखो, इसके बारे में मेरा ख्याल है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, और कहीं ना कहीं वो लोग कम्युनिकेशन में छुप गए। अब वो एग्जैक्टली उनका क्या हुआ और क्या उनकी मोटिवेशन इंटेंट थी, ये मुझे नहीं पता है। जो भी मैंने देखा, न्यूज़ में देखा है, बट वो यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्राइवेट कंपनियां नहीं है, या उनके मैकेनिज्म उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी अपनी कम्युनिकेशन है, वो कहीं पे कहीं वो बुरी तरह छुप गए हैं। ये मेरी समझ है। और जहाँ तक ठीक है, मतलब आई मीन 10 अच्छी चीज होती हैं तो तीन उसके साथ निगेटिव भी पीआर होती है। तो हमको तो उसमें वी हैव टू लिव विद इट। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 80 देशों ने तो डिक्लेरेशन पे साइन करा है ना। नो एब्सोल्युटली। तो हुआ है ना। तो वो चीजें, हाँ मतलब ठीक है। ये अब मैं जब एक प्रैक्टिशनर हूँ, तो ये मेरे नजर में आती है। जो प्रैक्टिशनर नहीं है, वो शायद इस चीज को रेलिवेंस जो है आज के समय में शायद ना समझे। बट जब टाइम आएगा तो वो समझ आएगी। जब शायद इंटरनेट आया था, और जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उस समय से हूँ, जैसे जो डायल वाले जो है मोडेम हुआ करते थे, राइट, और उस जमाने का इंटरनेट था, लोगों को नहीं समझ में आता था। आज देखो, मेरी वाइफ है, मेड आती है, और उनको रेसिपीज बनाना होता है, बताना होता है कि ये सामने बनाना है, तो वो ना यूट्यूब में वीडियोस निकाल के देती है। और वो जो मेड है, वो भी वही प्रिफर करती है कि वो वीडियो देख के खाना बना लेती है ना। तो या वो उस लेवल की लिटरेसी और जो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द नॉलेज हुआ है। उसी तरह एआई का जो है, और जो हम एलएलएम्स, और जो सबसे बड़ी जो बात है, और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई। या पहली बार जो देखिए, चैट जीपी जैसी चीज जो है, वो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी का, वो ये है कि पहली बार एआई को एक यूआई मिला। ठीक है। एआई तो 1950 से है, 1956 में एआई का कोर्स शुरू हुआ है। बट पहली बार एक ऐसा चीज आया जहाँ पे एक इंटरफेस था, यूआई था, और कॉमन पीपल जो है एआई को एक्सपीरियंस कर रहा था। ये इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यू तो आर मैं एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अब मैं सोच रहा हूं, बहुत सही बात बोल रहे हैं। ये आपने बहुत पावरफुल चीज बोली है कि एआई तो था, बट इससे इसको यूजर इंटरफेस, एक फ्रंट एंड आया,
इसका एक कंटिन्यू। एक 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 कॉमन मैन, जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स ने व्हाट्सएप को अडेप्ट कर लिया, जी। बीबीएम तो पहले भी था ना, पर उन्होंने कभी उसको अडेप्ट नहीं करा, बट जिस तरीके से उसने उसको प्रेजेंट करा, क्रॉस प्लेटफॉर्म, विदाउट बैरियर। और आप कर देखिए हमारे पेरेंट्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कहां छोड़ पा रहे हैं। सो नहीं। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग एक दिन एआई मॉडल्स या चैट जीपीटी को भी नहीं छोड़ पाएंगे, और इसका सब लोग यूज करेंगे इसको। और समझ आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे जो है, आप यू नो आप मॉडल को समझ, देखिए, ज- यदि हम एज ए यूजर एआई यूजर कहते हैं, ठीक है, और मैं कभी पढ़ रहा था कि यू नो टेलिंग एआई टू डू समथिंग एंड वर्किंग विद एआई, ये पैराडिम शिफ्ट है। और जो जो ट्रेंड है, इवेंचुअली क्या होगा, अभी आप बोलते हैं, आप प्रॉम्प्ट देते हैं, और आप एआई के साथ काम करते हैं, ठीक है ना, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स को देख रहे हैं, वैलिडेट कर सब कुछ। और उसके बाद कुछ होगा, समय आएगा, और जिसको हम एजेंटिक बोल रहे हैं, जब एजेंटिक एआई की तरफ जाती है और थोड़ी और ऑटोनोमस आती है, तो इवेंचुअली आप अपने को पाएंगे कि आप जो है एआई के साथ काम कर रहे हैं, और वो डायरेक्शन जो है जाएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आएगी और आप उसके साथ काम कर रहे होंगे, और ये एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, और वही डायरेक्शन में जा रहा है। जो एजेंटिक है वो खुद ईमेल पढ़ रहा है, सॉर्ट कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, सर आपके लिए टिकट बुक कर रहा है ना, वो डायरेक्शन में वो जा रहा है ना। तो वो क्या, वो एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। आप जो है, आप एक मतलब मॉडल के साथ काम कर रहे हैं, आप चलो ठीक है, एंथ्रोपिक से आप कंफर्टेबल, कुछ लोग चैट जीपीटी से कंफर्टेबल, कुछ जेमिनी से कंफर्टेबल है। जब आप उसको और आप उनके साथ काम करते हैं, तो आप एक दूसरे को समझते हैं, मॉडल के रिस्पॉन्स को आप समझना शुरू कर देते हैं, उससे कैसे एडवांस करें, कैसे उससे फायदा उठाए ज्यादा, वो आप सीखते हैं, ठीक है। वो एक लर्निंग कर्व है, और इंसान जो है इवेंचुअली वो मोस्ट ऑप्टिमल वे में उसको यूज करना सीख जाएगा, तो वो उसके साथ काम करेगा, उससे सिर्फ इंटरेक्ट नहीं करेगा। ब्यूटीफुली सेड, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है, क्योंकि हम सब लोग इसको एज अ थ्रेट ही देख रहे हैं, और उस पर भी मैं आऊंगा। तो सर एक बात अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम एजेंट्स पे भी आएंगे, हम एजीआई पे भी आएंगे, बट पहले एक फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। आपकी किताब में जब मैंने पढ़ी थी, ब्यूटीफुल बुक, काफी नोट्स लिए थे मैंने, you had mentioned in a chapter that how basically LLMs and the entire artificial intelligence was to mimic the human brain। जी। बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है, एंड आई थिंक ये चीज सोचना भी कितना एम्बिशियस है कि जी। वी कैन मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। तो आप मुझे ये एक्सप्लेन करना शुरू करिए, व्हाट आर एलएलएम, एलएलएम्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और उसको आप वही ब्रेन की एनालॉजी से मैं चाहता हूं कि आप अपना वक्त लें और हमें समझाएं एक बार। लेट्स गेट टू द फंडामेंटल्स। मैं चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मिस्टर संजीव, लोग बाग के अंदर से एआई का डर हटे। हाँ, इसको ऐसा दुश्मन की तरह ना देखो, इसको जी। समझो कि जैसे इंटरनेट आया था, पूरी हम्म। दुनिया ने उसको, पहले भी उनको लगा था कि नहीं आना चाहिए, बट अब सब यूज कर रहे हैं, ये भी होगा। तो हम्म। मैं नहीं चाहता कि लोग नेगेटिव हो जाएं या एक्सट्रीम्स में जाएं, है ना। जी। तो लेट्स स्टार्ट विद एलएलएम्स, क्या होते हैं, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो ब्रेन की एनालॉजी है, कौन लोग थे जिन्होंने इसको पायनियर करा, क्या काम हो रहा है, इस पे आप प्लीज थोड़ा सा हमें बिल्कुल। बताएं। बिल्कुल। देखिए, पहले हम शुरू करते हैं, जो जो इसकी इवोल्यूशन पाथ है, यदि हम उसको फॉलो करें, तो हम एलएलएम को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। और जो ब्रेन की एनोलॉजी बोले, और वो कैसे इवॉल्व हुआ, हम उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। इस पे बहुत बुक भी लिखी है, रिसेंटली मैं बुक देखा था जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मुझे पढ़ना है, अभी उसको टाइम नहीं मिला है। द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, द एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, द ब्रेन, उसमें उस बंदे ने लिखी है, यस यस यस। बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। ब्रिटिश, ही इज अ ब्रिटिश ऑथर। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बोला कि 1950 में ट्यूरिंग मशीन आई थी, और बात होती क्या मशीन को सोचना हो सकता है, क्या मशीन कैन थिंक, ये पावरफुल एक कन्वर्सेशन था। और 1956 में आर्टिफिशियल डार्टमूथ कॉलेज में शायद शुरू हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म, और एज ए मतलब जो है एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया गया था। और मैं खुद 93 में मास्टर्स कर रहा था जेएनयू में,
और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर थे, कोर्स था, और वहाँ पे संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेशन की, मतलब संस्कृत एज ए मीडियम लैंग्वेज से हम ट्रांसलेशन कैसे बनाए, उसकी प्रोजेक्ट मिली हुई थी, और मुझे मौका भी मिला था कंट्रीब्यूट करने का। ये 94 95 की बात है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम बोलते हैं, उसके साथ एक एम्पिरिकल वे है, नॉन एम्पिरिकल वे है। एम्पिरिकल वे है, उसको मैं कहूंगा कि मतलब आप फॉर्मूलाज के साथ आप मैनुअली जो है उसकी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि एक घटना होगा या इवेंट होगा, उसको इंटरप्रेट कैसे करें और उसके मीनिंग को कैसे मैं रिस्पॉन्ड करूं, ठीक है। और नॉन, और उसके बाद बट वो उसका स्केल प्रॉब्लम है। आप मैनुअली करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको आप जो है 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, टाइम लगता है। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, यदि मैं मशीन को ये चीज करने दे दूं तो मशीन लर्निंग आए। आप बहुत सारे उसको डेटा दे देते हैं मशीन लर्निंग को, और और आप एल्गोरिथम देते हैं जिसको लर्नर बोलते हैं मशीन लर्निंग के टर्म में, जो कि डेटा से लर्न कर सके। और बहुत सारे मतलब आपको मतलब रैंडम एग्जीक्यूशन, ये सब एल्गोरिथम्स हैं, एसडीएम्स हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस हैं। ये सब एल्गोरिथम हैं जो वो डेटा के पैटर्न को समझते हैं और हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजार करते हैं। और फिर उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि मेरे पास कोई इनपुट डेटा हो तो मैं फट से रिस्पॉन्ड दे दूं। है। वो हो सकता है क्लासिफिकेशन, हो सकता है वो रिग्रेशन, हो सकता है एक नंबर प्रेडिक्ट कर सकता है, और क्लासिफिकेशन होगा कि ओ इज इट हाउस, और इज ए एनिमल, और इज ए रैट, और इज ए ह्यूमन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये इस तरह के टास्क के लिए, आप टास्क के लिए मशीन लर्निंग, बट उसकी जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, जो एक नॉलेज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ह्यूमन का डेटा साइंटिस्ट बनाते थे, जिसको फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। आप मैनुअली वो आप फीचर सोचते हैं, उसको वर्क करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, और मॉडल को देते हैं। मॉडल उसका जो है लर्न करता है डेटा पैटर्न को, आप उसको हाइपर ट्यूनिंग करते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं। आपके पास एक आउटपुट होता है, आप उसको प्रोडक्शनाइज करते हैं। नहीं, ये गया नहीं है बाय द वे। बहुत सारे समस्याएं जो है, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अभी भी ये यूज होता है और आपको करना पड़ेगा। बट जब हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे आप देखोगे कि इमेजेस की बात करते हैं, वीडियोस की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं, टच की बात करते हैं, इंसान का दिमाग जो है, जो ब्रेन है, वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रोसेस करता है, ठीक है। और वो लर्न करता है और उसको परसीव करता है ना। तो वो कैसे करता है, ये क्यूरियोसिटी है। तो आए कि कैसे इंसान इस चीज को सोचता है। तो वह क्या, हम न्यूरॉन, हम दिमाग में हम बोलते हैं न्यूरॉन्स हैं, और कहते हैं कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो फ्लो करता है, और इस तरह से एक तरह का जो है नेटवर्क बनता है जिससे वो परसीव करता है। और जितना जितना इंसान मैच्योर होता है, सीखता है, उसकी जो इंटरकनेक्शन होती है वो उतनी स्ट्रांग होती जाती है। इस तरह से कहा जाता है कि ब्रेन करता है, ठीक है। ये कहा जाता है, किसी ने देखा तो नहीं है। और ये एक मतलब फन की बात है कि क्या ब्रेन हमें अलाउ करेगा कि वो ब्रेन को समझ सके। वी डोंट नो, राइट। या वी डोंट नो, या वेरी इंटरेस्टिंग, या क्या वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमाइस। आप तो आप कह नहीं सकते, या बट ऐसा हमारा मानना है। तो क्या इस चीज को का एडवांटेज लेके हम क्या एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं क्या। तो वहां पे न्यूरल नेटवर्क की बात आई। हाँ, अब न्यूरल नेटवर्क क्या है। बेसिकली मैंने एक बहुत सारे डेटा है हमारे पास है, एक इमेज डेटा है या टेबलेट डेटा है। मैंने इसको एज ए इनपुट दिया, फिर उसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कराए, और उसको उसका जो है डायमेंशन रिड्यूस करके एक दूसरे लेयर पे ले गए। वो इंटरकनेक्टेड है, कौन सा डेटा गया, किस फॉर्म में गया, किस कॉम्बिनेशन से गया, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर दूसरे लेयर पे मैंने कुछ प्रोसेसिंग की, फिर तीसरे लेयर पे करी। जिस तरह से ह्यूमन का न्यूरल जो है, जो ब्रेन में जो है, जो न्यूरॉन है वो काम करते हैं, उसको आप मिमिक करते हैं। और चूंकि वो आप लेयर में स्टेप बाय आप लर्न करते हैं डेटा को, इसलिए उसको डीप लर्निंग कहते हैं, क्योंकि आप डीप में उसको लर्न करते हैं, ठीक है। और वो मिमिक्री है जो कहा जाता है, और ऐसा हमारी समझ है कि हमारा ब्रेन भी उस तरह से प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये डीप लर्निंग का इन्वेंट हुआ, और जो एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, स्पेशली यूजफुल है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने के लिए, ठीक है। इसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए,
और आप इसको न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। और जो लेयर के बीच में जो इंटरकनेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन पास करती है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको वेट बोलते हैं। वो एक पैरामीटर है जो डेटा से लर्न किया जाता है। तो एक लेयर से दूसरे लेयर पे बिहेवियर को सीखता है। ठीक है, यदि आप हम इमेज की बात करें तो एक लेयर जो है पहले उसके पेरिफेरल्स को या एज को समझता है, दूसरा जाता है उसके जो है दूसरे एस्पेक्ट को समझता है, और बाद में जो आउटपुट लेयर है वो समझता है अरे ये तो इंसान है, ये एनिमल, ये डॉग है ना। वो उसकी आउटपुट लेयर है, वो समझता है। और डेटा के साथ जो है वो इस चीज को लर्न करता है। ठीक है। और एक बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम बोलते हैं, वो क्या करता है, डेटा जो पास करता है वो फॉरवर्ड लूप है, आगे की तरफ पास करता है, देखता है कि यार कितना उसने लर्न किया। इसको लॉस फंक्शन कहते हैं कि जितना मुझे एक्चुअल में डेटा है और जितना मेरे नेटवर्क ने लर्न किया उसके बीच गैप क्या है। तो मान लो कि कुछ डेल्टा एक्स गैप है, तो वो वापस जाता है और जो वेट है जो है उसको एडजस्ट करता है इन सर्टेन डायरेक्शन कि वो लॉस कम हो। और आप बार बार वो प्रोसेस करते हैं, इवेंचुअली आप एक एक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंच जाते हैं। ये एक डीप लर्निंग का तरीका है। तो ओके। और इसमें देखो परफेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। प्रिडिक्शन। प्रेडिक्शंस और प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है। ये जो डीप लर्निंग आया तो एक मशीन लर्निंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया, क्योंकि हम जो है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं, दुनियादारी की बातों को समझ सकते हैं। सडनली आपको वीडियो एनालिटिक्स हो गया, सडनली आप देखो ट्रैफिक के चालान वीडियो से कट रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप डे बाय डे लाइफ में देख सकते हैं। इससे पहले जब था वो हर फीचर्स को बनाना पड़ता था इंसान को, तो वो एक स्केल आया। अब यहाँ पे जब मैंने बताया कि इस मॉडल में आप देखो कि मैंने फीचर इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ी, जो वेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली लर्न हुआ, बट वो ड्रिवन है लॉस फंक्शन से। बट मुझे एक लॉस फंक्शन को समझना है, वो एक डिजाइन करना है। अब आया कि जब मैं बहुत लार्ज डेटा पे ट्रेन करूं और जो मतलब दुनिया भर की नॉलेज है उन सबको मैं एक मशीन में डाल दूं, तो ये कैसा दिखेगा। मोर डेटा आएगी और वो उसको कैसे दिखा जाए, राइट। तो आप यदि जैसे डीप लर्निंग को लेवल डेटा चाहिए, लेवल मतलब उसको ट्रूथ चाहिए, ग्राउंड ट्रूथिंग चाहिए कि ये मेरा जो प्रॉब्लम है उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग क्या है। और जब मेरा रिप्रेजेंट डेटा जो जो मेरा नेटवर्क है वो जो प्रेडिक्ट कर रहा है उसके अंदर गैप क्या है। तो आप कितना लेवल करेंगे डेटा को, यदि मैं पूरे अर्थ की दुनिया की जो लैंग्वेज को मैं यदि सीखना चाहूँ तो आप नहीं कर सकते हैं। और ये लेवलिंग डेटा का मैनुअली हो रहा है, ये तो पार्ट मैनुअली हो रहा है। हाँ जी, मैनुअली हो रहा है और वो एक कॉन्स्ट्रेंट। और आपको बहुत बड़ा डेटा चाहिए, और ये बहुत बड़ा एक हासिल हो जाता है कि लेवल डेटा कहाँ से मिले। स्ट्रक्चर्ड यू मीन? हाँ, स्ट्रक्चर नहीं, लेवलिंग, अच्छा, लेवलिंग। स्ट्रक्चर ठीक बात है। नहीं। लेवलिंग की ये मतलब कि ठीक ये है। संजीव है, राघव है, ये कोई और है, तो वो एक लेवलिंग है आपके पास और वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। अब यदि वो नहीं है अवेलेबल, यदि एक स्केल तक ही कर सकते हैं, वो एक कांस्टेंट हो गया आपके पास, ठीक है, जो आप मशीन सीख सकते हैं। तो आया कॉन्सेप्ट आया एक कि क्या ये लेवलिंग भी ऑटोमेटेड कर सकते हैं, लॉस को भी ऑटोमेटेड कर सकते हैं क्या। तो उसको कहते हैं सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो चैट जीपीटी और ये जो एलएलएम्स बने हैं वो उन्होंने इंटरनेट के सारे डेटा को उठाया है। और एक चीज पहले मैं बताऊं कि ये डीप लर्निंग नेटवर्क जो बनाते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं। आपने एक पर्टिकुलर कार आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया है, आप एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जा रहे हैं, और हमारे पास इतने टास्क हैं तो आपको उतने मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। तो तो बात आएगी क्या हम, और एक जो डेटा साइंटिस्ट होता है उसकी जो इंस्पिरेशन होती है कि वो कितना चीजों को जनरलाइज कर सके, जनरलाइजेशन ऑफ द मॉडल, ठीक है। ये एक इंस्पिरेशन होती है, मतलब आप उसको स्ट्राइव करते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम क्या ऐसा जेनरिक मॉडल बना सकते हैं क्या जो दुनिया के हर प्रॉब्लम का फाउंडेशन बने। एंड वो एलएलएम, वो टेक्नोलॉजी एलएलएम है। तो क्या किया गया कि दुनिया के सारे डेटा को लिया गया, इंटरनेट से, विकिपीडिया से, सबको स्क्राइब करा गया, और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग यूज की गई, जिससे क्या कि जो लेवलिंग है वो ऑटोमेटिकली लिया गया। कैसे लेते हैं, आपके पास एक सेंटेंस है, आपने जो है रैंडमली जो है वर्ड्स को मास्क कर दिया है, अब मॉडल को टीच कर रहे हैं कि आप वो वर्ड जो है आप प्रेडिक्ट करो। दैट्स सुपर
सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। तो आपको लेवलिंग की रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई। दूसरा क्या है, जब डीप लर्निंग जब हम नॉर्मल डेटा के लिए करते हैं अलग बात है, बट जब सिक्वेंशियल डेटा के लिए करते हैं, जब लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल वो सिक्वेंशियल डेटा है, तो अब उसकी जो लेयर्स बनती हैं वो बैकवर्ड में बहुत बड़ी बन जाती है, बिकॉज आपको जो हिस्ट्री में जाना है, आपको एक वर्ड जो है एक पैराग्राफ में है, उसको समझने के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए 5 और सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, तो वो वहां तक पीछे तक आपको मॉडल्स बनाने हैं। तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है और मेमोरी के अंदर फिट नहीं बैठता है, वो एक हम्म। लिमिटेशन। तो एक कॉन्सेप्ट आया ट्रांसफॉर्मर मॉडल और अटेंशन, बेसिकली, कि ये पूरा जो पिछले का मेरा 10 सेंटेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, वो हर वर्ड मेरे लिए एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मेरे को कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, ठीक है, जिसको अटेंशन बोलते हैं। एंड दिस मॉडल हो गया, ये भी एक मॉडल है टू अंडरस्टैंड कि मेरे गिवन वर्ड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे किन किन वर्ड की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, मेरा मॉडल जो है वो एक मैनेजेबल लेवल पे या आया, और मैं बहुत बड़े डेटा का मॉडल बना के मेमोरी में डाल सकता हूँ। दैट्स अ ब्रेक थ्रू, दैट्स अ ब्रेक थ्रू विच लीड्स टू एलएलएम। तो एलएलएम जो है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो एक पहला, उसके दो पार्ट है। एक फाउंडेशन मॉडल है, जो ये पूरी दुनिया का जो डेटा है, जितना भी डेटा होता है, उसको मैंने इकट्ठा करके एक नेटवर्क बना दिया, मॉडल बना दिया, ठीक है। और आप वर्ड सुनते होंगे पैरामीटर्स कि कहते हैं 17 पैरामीटर, टेगाबाइट पैरामीटर। पैरामीटर वो कुछ नहीं है, जो वेट मैंने बताया था, जो कनेक्टिविटी है बिटवीन लेयर्स की, जो स्ट्रेंथ है, उसको बोलता है, वो पैरामीटर्स है। ओके, टोटल पैरामीटर्स होते हैं, ज्यादा पैरामीटर है, इसका मतलब मॉडल में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उतने लार्ज डेटा पे बनाया गया। तो आप फाउंडेशन मॉडल बनाते हैं, और उस फाउंडेशन मॉडल को फिर आप फर्दर आप ट्रेन करते हैं डाउन स्ट्रीम टास्क के लिए। क्वेश्चन आंसर है, समराइजेशन है, या आप मतलब सेंटीमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, या कुछ और स्पेसिफिक टास्क करना चाहते हैं, तो कम डेटा पे ही आप उसको फर्दर ट्रेन कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम टास्क करने के लिए। बट जो फाउंडेशन मॉडल इटसेल्फ, जैसे जैसे मतलब इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ स्केल, स्केल बोलते हैं, प्ले आता है, कि कहा जाता है, ऐसा देखा गया है, जितना मॉडल को हम जितने डेटा पे ट्रेन करते हैं, जितना मॉडल लार्ज होता जाता है, तो वो कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट देना शुरू कर देता है। किस प्रकार से सरप्राइजिंग, लाइक व्हाट? रीजनिंग, बेसिकली, जो वो लैंग्वेज जनरेट करता है, जब वो रीजनिंग करता है, वो कुछ अनप्रेसिडेंटेड करने लग जाता है, इन अ गुड सेंस। ओके। तो जैसे जैसे आप स्केल करते हैं, वो उसकी कैपेबिलिटी ऑफ रीजनिंग और उसकी कैपेबिलिटी ऑफ जो है ना क्वालिटी डेटा जनरेशन या टास्क जनरेशन, अंडरस्टैंडिंग, वो बढ़ती जाती है ना। इसलिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, या चार जीपीएच कहते हैं, या एंथ्रोपी के मॉडल्स हैं, जेमिनीज मॉडल है, वो लार्ज मॉडल्स हैं, फाउंडेशन मॉडल्स हैं, जो एक सर्टेन टास्क बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। यहाँ पे कोडिंग जनरेशन है, एटसेट्रा, जो है वो उनकी बिहेवियर साइज के साथ जो है रिप्रेजेंट होती रहती है, ठीक है। हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें स्मॉलर मॉडल जो है कुछ स्पेसिफिक टास्क पे जो है उनसे कंपेरेबल परफॉर्मेंस देने लग गए हैं। वो एक इवोल्यूशन है, रिसर्च का इवोल्यूशन, ठीक है। बट फंडामेंटली यही है, जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बोलते हैं, तो हम फाउंडेशन मॉडल की बात करते हैं, जो जितनी भी डेटा है, जितना भी पॉसिबल है, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो डाउन स्ट्रीम टास्क करने के लिए और ट्रेन करने, फर्दर फाइन ट्यून करने के लिए, वो हमें आसानी हो और वो अच्छा परफॉर्म करे। सो बेसिकली, अगर मैं चाहता हूं कि इंडिया में 5 सेक्टर्स, मैंने लेट्स से आई एम हेड ऑफ अ स्पेशल एआई प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, मैंने 5 सेक्टर ढूंढे: एग्रीकल्चर, ट्रैफिक, मेडिसिन, एजुकेशन एंड यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल एनी 5 मैंने एस्पेक्ट देखे। अब मैं चाहता हूं कि इन 5 एस्पेक्ट्स की करंट स्टेट को मैं इंप्रूव करूं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करूं, ऑटोमेट करूं और एआई को इंप्लीमेंट करूं। अगर इंडिया के पास उसका खुद का एलएलएम मॉडल हो, विच इज लाइक अ पेरेंट एलएलएम मॉडल, विच इज ट्रेन्ड ऑन ऑल द डेटा दैट वॉज प्रोड्यूस इन दिस ज्योग्राफी, इस इंडिया के क्षेत्र में जितना भी डेटा अवेलेबल है भिन्न भिन्न प्रकार के सेक्टर्स में किसी भी चीज का, वो अगर है, वो अगर लेवल हो गया, वो अगर डेवलप हो गया, उसका अगर पेरेंट एलएलएम मेरे पास है, तो उसको यूज करके यू आर सेइंग देन आई कैन ट्रिकल डाउन टू एनी सेक्टर
टू एनी इंस्टीट्यूशन, टू एनी वर्टिकल टू फाइंड सॉल्यूशंस। ये आप कह रहे हैं बेनिफिट होता है एक पेरेंट एलएलएम का। और जो हम चीपली कर सकते हैं। हमको अच्छा, हर हाँ। क्लास के लिए स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है शुरू, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फाउंडेशन मॉडल यस, है जो यस, इन चीजों को समझता है, इन यस। डेटा को समझता है। देखो रिसेंटली मैं इन्वॉल्व था टेक भारत, एक फाउंडेशन है, श्रीधर गांधी मेरे फ्रेंड है, उनकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दे हैव अ सीओए कॉल एआई फॉर पब्लिक गुड। ये आंध्रा में वैजाग में है। तो मैं उनका मेंटर था और कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रहा था। तो तेलुगु डॉक्यूमेंट्स थे, उनके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे, है ना। और उनकी ट्रांसलेशन का टास्क था। जो ट्रांसलेशन का टास्क था, तो जो जेमिनाई है और जो ये जो ट्रेन मॉडल है तेलुगु में ट्रेन है, तो उनको जो है यूज किया और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। तो आउटकम अच्छा नहीं आया। तो जब मैं देखा और हम लोग डिस्कस किया, हम लोग कह रहे इसको ना, जो है जो तेलुगु में जो गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, उसकी जो वोकैब नहीं है इसके पास, इसलिए तुम्हारे पास नहीं हो रहा है। तो इसको क्विक कैसे कर, एक तरीका होता है कि मैं फाइन ट्यून करता, वो डेटा लेता ठीक है। और उस मॉडल को मैं कुछ लेयर्स करके फाइन ट्यून, एक वो एक लंबा प्रोसेस होता है। दूसरा तरीका कि मैं रैग बनाऊं। रैग बेसिकली कहते हैं कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट दीजिए, ये एप्लीकेशन है। तो हमने उनको बोला कि एक आप एक वोकैब क्रिएट करो जो कि तेलुगु के जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, और उसको एज ए कॉन्टेक्स्ट इस मॉडल को दो, तो वो मॉडल के पास वो कॉन्टेक्स्ट है कि यार ये वोकैब भी है, इसका मीनिंग ये है। और तो जो उसका ट्रांसलेशन हुआ ना, वो इन सारे जेनरिक मॉडल को बीट कर रहा था। तो जो तुमने बोला कि ये जो वोकैब है, हमारे देश की वोकैब है, हमारे गवर्नमेंट की वोकैब है, हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की वोकैब है, यदि ये मैं उसको, मेरे पास एक फाउंडेशन मॉडल क्रिएट होता है। और आप देखोगे कि जो इंडिया एआई मिशन से जो अभी एलोकेट किया है, सर्वन एआई ने पब्लिश किया है, भारत ने पब्लिश किया है, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने जो है, ऐसा नहीं कि हमने वहां कहीं बाहर का मॉडल उठाया, हमने स्क्रैच से इंडिया के डेटा पे किया है या और इंडिक लैंग्वेज के डेटा पे किया है। अब देखो उसको इंडियन लैंग्वेज की कैपेबिलिटी हो गई, है ना। अब मेरे लिए तो आसान हो गया ना, या मैं डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन बनाता हूँ, उसको मैं तेलुगु के किसी किसान को देता हूँ, बिहार के किसी किसान को देता हूँ, यूपी के किसी किसान उसके लैंग्वेज में देता हूँ। मुझे उससे वरी नहीं करना है। मुझे वो, अरे ये नहीं होता, तो मुझे वो ट्रांसलेशन के लिए वरी करना है, वो भी ढूंढना है। तो मैं जो रियल प्रॉब्लम है उस पर फोकस करूँ, कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक पे फोकस करूँ। तो मेक जब हम सेंस। हाँ, जब हम पहले बात कर रहे थे नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो जो ये मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, और जो प्राइवेट इंटरप्राइज है उस लेवल के, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो हमारा जो स्टार्टअप है, जो हमारा यस। रिसर्चर है ईयर टू का, जो वो इस पे इनोवेट कर सकता है, अपने लोकल प्रॉब्लम पे फोकस कर सकता है। और ये मदर एलएलएम एक बार जब डेवलप हो जाएगा तो देन इट वुड बी अवेलेबल फॉर पीपल टू यूज फॉर डेटाज स्पेसिफिक टू देयर इंडस्ट्री इन विच देयर वर्किंग। एक्चुअली ऐसा ये है। बेनिफिट है। हाँ, ऐसा है, जो भारत के मॉडल है, उन्होंने या अनाउंस किया 17 बिलियन का हगिंग फेस, जो रिपोजिटरी है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पर्पस यही है कि जो इंडिया के और जो इनोवेटर्स हैं, उसको लें, उसको उस पर कस्टमाइज करें, रैक बनाएं, और जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। बट सो बेसिकली अगर आज चाइना और यूएस, इफ दे आर द फोर रनर्स ऑफ एआई इन द वर्ल्ड राइट नाउ, सबसे टॉप पे यूएस है, बहुत क्लोजली उसको चाइना फॉलो कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि गैप नहीं क्लोज हो पाएगा, कुछ बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी है, बट अभी तो यूएस ही लीड कर रहा है। इसका ये मतलब होता है कि दे हैव दैट मदर एलएलएम्स, दे हैव दैट ग्रेट लेवल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड एलएलएम्स, जिसके थ्रू दे आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट एंड क्रिएट मोर मॉडल्स। अभी ये इंडिया के पास नहीं है, राइट? वी हैव नॉट बिल्ड दैट बिग ऑफ एन एलएलएम फॉर अस दैट कैन बी यूज इन सेक्टर्स। यही हम करना चाहते हैं, आप बोल रहे हो। दिस इज इंडिया फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग मोर बिल्कुल solutions, AI solutions. बिल्कुल। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा। एक समय मुझे लगा कि यार ये मैं सोच रहा था कि हमारे जो बहुत ज्यादा, और इस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कि मैं सोच रहा था कि हमारा जो सुनते हैं भागवत गीता है, वेद है, पुराण है, हमारे पुराने ग्रंथ हैं,
है ना, आयुर्वेद है। तो हम पढ़ तो नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है, और लैंग्वेज भी है। तो क्या मैं ये जो जेनरिक मॉडल है, क्या इनको नॉलेज है? मैं पूछूं कि अरे उसकी स्टडी बता, तो मॉडल वॉज वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन थे, शायद उनको विकिपीडिया कहीं पे इंफॉर्मेशन रहा होगा, तो बहुत ही सुपरफिशियल कुछ बता रहे थे, और कितना भी मैं काउंटर क्वेश्चन प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। क्या एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास अपनी इंडेक एक एलएलएम होंगी, जो कि ये जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उसके ऊपर बनी होगी? तो समझो कितना अच्छा रहेगा कि मुझे जानना है कि ये भागवत गीता और वहाँ के नॉलेजेस को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, और उनके जो अच्छी चीजें थी या उनके अंदर जो बहुत चीजें हैं, कहा जाता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट कहा जाता है कि बहुत नॉलेज है, आयुर्वेदिक नॉलेज है, बहुत सारी चीजें वहां से आई है। तो कितना अवेलेबल हो सकता है रिसर्चर्स के लिए, साइंटिफिक जो इनोवेशन है हमारा, जो वो किस लेवल पे जा सकता है। एंड दीज थिंग कैन बी इमोर्टलाइज्ड। हमें एग्जैक्ट, ये डर नहीं लगेगा कि ये घूम जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल ही कल परसों एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं डॉक्टर शशांक सिन्हा, जी उनके साथ बुद्धा और नालंदा के ऊपर डिस्कशन कर रहा था। यही तो मिस्टर संजीव हो गया था नालंदा में कि इतनी नॉलेज थी, जी, कहाँ है अब? बिल्कुल, है ही नहीं किसी के पास। है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। गायब है। हम आज भी रो रहे हैं कि हम्म। भाई हमारी जो धरोहर थी। तो ये चीजें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो एआई कर सकती है, और आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि करेक्ट, ये जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं ये इमोर्टलाइज हो जाएंगी। ये फिर दे विल बी ऑलवेज एक्सेसिबल फॉर द सीकर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब उसमें ठीक है, लोग डिबेट कर सकते हैं, अरे नहीं राघव, ये चीजों तो सब्जेक्टिव होती हैं, एक्सपीरियंशियल होती है। अरे भाई बट थ्योरेटिकल भी तो चाहिए हाँ, ना, सब्जेक्टिविटी के लिए ऑब्जेक्टिविटी तो चाहिए। उतना ही नहीं है। यदि हम देखें, हमारे पास डायलेक्ट्स हैं और हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। मैं मिथिला से आता हूँ, मैं मैथिली भाषी हूँ, और मैथिली जो है उसके अंदर ही जो है, जो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, उसकी अपनी स्क्रिप्ट है, उसकी लैंग्वेज है। और उसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत टॉपिक पे बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। कहीं डिजिटलाइजेशन है, कहीं नहीं है, है ना। बट यदि हमारा फाउंडेशन मॉडल मैथिली में ट्रेंड है, उसके स्क्रिप्ट को समझ सकता है या उसके लैंग्वेज को समझ सकता है, और हमारे पास वो ग्रंथ, हम देखो वेद, और जो बोल रहे हैं कि ये वेल नोन है, ऐसा नहीं है, दुनिया में नोन है, यूनिवर्सिटीज है, काम भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा है। बट हमारे पास और भी बहुत सारे धरोहर हैं। मैं मैथिली की बात करें, तेलुगु में है, तमिल में बहुत सारे हैं, और भी होंगे, मैं जितनी मेरी नॉलेज है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो कितना बड़ा एक नॉलेज जो है इमोर्टल होगा, और कितना बड़ा नॉलेज जो है वो डेमोक्राटाइज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, राइट, जिसके बारे में शायद टाइम के साथ विलुप्त हो जाएगा, और शायद हमारे नेक्स्ट जनरेशन को Yeah. पता नहीं चलेगा, या ये एक मेन स्ट्रीम रिसर्च में कभी नहीं आएगा। तो ये एक मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि शायद एक टाइम आएगी जब ये एक फाउंडेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अभी 22 लैंग्वेजेस पे, भारत जी की 22 लैंग्वेज पे है, सब हम पे 22 लैंग्वेज पे है, डायलेक्ट को समझते हैं, और वो टाइम के साथ और मैच्योर होगा। और वो तब कोई ऐसा समय आएगा जब ये जो हमारे पुराने जो धरोहर हैं, जो शायद कुछ इंडिविजुअल्स लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने ये अटेम्प्ट्स लिए हैं, मैथिली में मुझे पता है, इससे दूसरी लैंग्वेज में भी होगा। इनफैक्ट इस बार एआई समिट में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन से मिला। वो ना पूरे साधु के भेष में थे, तो देखते ही लगे एकदम साधु थे, और एआई समिट में थे। वो मिले और कहते हैं कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, एक स्टार्टअप है बैंगलोर में, उसका आर्किटेक्ट हूँ। आईआईसी बैंगलोर के एल्यूमनाई थे। और उन्होंने बोला कि उन्होंने स्टार्टअप किया था, और उन्होंने बोला कि उनका पर्पस ही ये है, जो पुराने जो अपने जो ग्रंथ हैं और संस्कृति के ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको डिजिटलाइज करना है, वो उसी पे फोकस कर रहे थे। एंड पूरा उन्होंने पूरी जो है मतलब साधुत्व जो है, पूरा टीका ड्रेस वैसा ही सब बना लिया था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग टू सी दैट ही सेज कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ। तो ये चीजें जो एक्सेलरेट हो जाएंगी, देखो एलएलएम्स का जो है, और मतलब दूसरे एरिया में मुझे आप कॉम्प्लेक्सिटी में, मैंने ड्रग डिस्कवरी पे बहुत काम किया। मेरे पहले डेटा साइंस जो है, मेरी एआई की नॉलेज जो है वो ड्रग डिस्कवरी से आई है। और ये मैं 2000 की बात कर रहा, मैं यूएस में रहता था। एंड उस स्पेस को मैं काम तो करने का मौका नहीं मिला, बट मैं उस स्पेस को वॉच कर रहा था। और ये जो मतलब आपको जो है, जोनोमिक्स है,
या जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, उसको समझने के लिए जो है ना, या तो आपको वेट लैब्स क्रिएट करना होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है, बट आप इसको इन सिलिको, जो मैं कर रहा था उसमें, इन सिलिको आप क्रिएट करते हैं, कुछ एक्सटेंट तक किया था। अब जो ये नई डेवलपमेंट है, मुझे लग रहा है कि एक समय में एक स्पेशलाइज जीनोमिक्स एलएलएम आ जाएगा। उसको एलएलएम नहीं बोलेंगे, मैं मतलब फाउंडेशन मॉडल होगा। उसी तरह जियो स्पैशियल में बहुत पैशनेट रहता हूँ। आपको इंडिया में बहुत जियो स्पैशियल मिशन भी हुआ है और बहुत सारे काम बहुत स्लो हो रहे हैं। रीजन ये है कि इंडस्ट्री की कैपेसिटी नहीं है। या प्रोजेक्ट है और पैसा दिया है गवर्नमेंट ने, बहुत जरूरी है। हम बहुत तरह के जो है जियो स्पैशियल डेटा जनरेट करना। अपने इंडिया की जो मतलब जो है सर्वेइंग है, बहुत तरह की थर्मेटिक मैप्स है जो है हमारे नहीं है अवेलेबल। यहाँ में जो ओशंस के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उसकी मैपिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इंडिया जो जो स्पेशल मिशन का है, और जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी है उसको प्रोड्यूस करने की है नहीं। तो यदि एक जियोस्पैशियल फाउंडेशन मॉडल बनता है जो एक अलग चीज है, मतलब एक एक जो है, जो ट्रेडिशनल डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है, वो उससे अलग है। आप सीधा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो जियोस्पैशियल डेटा का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो जो नियरेस्ट पॉइंट्स होती हैं उसकी इंपॉर्टेंस फारदेस्ट पॉइंट से ज्यादा होती है। और जो जनरल आप डीप लर्निंग मॉडल में लेते हैं, वो मॉडल की जो डेटा होती है उसकी इंडिपेंडेंस को एज्यूम किया जाता है, तो वो वायलेट होता है। तो एक अलग तरह के मॉडलिंग की जरूरत है, और एक अलग तरह के उसकी फाउंडेशन मॉडल की कोड की जरूरत है। ओके। और यदि वो इस तरह से बन जाता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, या जो या पैनल करना होता है हमारी प्रोडक्टिव। तो ये जो साइंटिफिक जो एक्साइटिंग चीजें होंगी, वो एक साइंटिफिक जो इनोवेशंस है उसकी स्पीड की होगी। तो एक बहुत चर्चा होता है, और आज शायद आप बाद में क्वेश्चन पूछते हैं, अभी इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हमारे जॉब का क्या होगा, या क्या जॉब लेता है क्या। तो राइट क्वेश्चन इसके पूछते हैं कि किस, मतलब एआई किस कैटेगरी की जॉब को ले सकता है और खत्म कर सकता, रोल को खत्म कर सकता है, और बहुत सारे नए कैटेगरी के जॉब वो जो इन्वेंट कर सकता है। आज के हिस्ट्री में भी हम देखें, आप हिस्टोरिकली देखें, जब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हुआ, लगा कि यार अब लेबर्स खत्म हो जाएंगे, बट एक अलग क्लास के लेबर और अलग क्लास के जो है ना जॉब्स जो है वो क्रिएट हुए। जब जब कंप्यूटर आया तो एक फायदा था कि यार ऑटोमेशन हो जाएगा, कितनी जॉब रहेंगी, नहीं रहेंगी। बट ऐसा नहीं हुआ, एक अलग क्लास और एक अलग क्लास की जॉब, और जो यूथ को जो एक मतलब जो एम्पावरमेंट जो कंप्यूटर लेके आया है, वो एक अलग ही लेवल का है। उसी तरह जब हम एलएलएम की बात कर रहे हैं या जो फाउंडेशन मॉडल्स की बात कर रहे हैं, वो जो एक प्रोडक्टिव हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं एज ए प्रोफेशन, हम ऑलरेडी फील कर रहा हूं मैं कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है ना। मेरे पास सडनली टाइम रह रहा है कि मैं अपने आर्टिकल्स भी लिख सकता हूँ, मैं बुक के बारे में सोच सकता हूँ, मैं नई चीजों को, और अदरवाइज मैं बहुत ऑक्युपाइड होता था। तो वो जो एक एम्पावरमेंट है सडनली, जो नॉलेज वर्कर का है, कंटेंट क्रिएटर्स का है। अब देखो, हमें कितने दिन लगते थे कोड लिखने के लिए, एक मॉड्यूल को लिखने के लिए। मैं कोडर था, सी में प्रोग्राम लिखता था, बहुत टाइम लगता, फिर जावा आ गया, थोड़ा टाइम कम हुआ। बूटस्ट्रैपिंग कोड जनरेट होने लगे और थोड़ा कम हुआ। अब एलएलएम भाई कोडिंग बोल रहे हैं, वो सिग्निफिकेंटली प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो वो जो एक ग्रंट हार्ड वर्क होता था कोड लिखने का, आसान तो नहीं होता था। आप कोड लिख रहे हो, चलो बग कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, इट्स नॉट अ वेरी, या आई लव इट पर्सनली, आई विल टेल यू, आई लव कोडिंग, बट प्रॉब्लम से ज्यादा हमारा 90% तो उसमें जाता था। और सडनली नाउ आई हैव अ वाइब कोडिंग, आई हैव अ टूल टू जनरेट कोड, एंड इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज माय प्रोडक्टिविटी। और मैं विजन में बहुत कुछ जो नहीं कर पाता था, बहुत सारे प्रोटोटाइप नहीं कर पाता था, अब मैं कर पाता हूँ, है ना। अब मैं फ्रंट एंड का उतना अच्छा डेवलपर नहीं था, बैक एंड का ज्यादा अच्छा था, फ्रंट एंड नहीं आती थी। अभी ये एलएलएम मॉडल मेरे फ्रंट एंड जनरेट कर देता है जिस तरह मैं चाहता हूँ, और मिनट में कर देता है। तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हाँ, अब जो बेस प्रोग्रामर लेवल के जॉब्स हैं उनको इम्पैक्ट होगी, हाँ होगी, उनको अडाप्ट करना पड़ेगा। हाँ, सो दैट इज अ फैक्ट, राइट? क्योंकि मैं आज ही सुबह सुबह व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मोर, तो मैं हम्म। एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें ही वाज अ सीनियर डेवलपर ऑफ क्लॉड। तो उस हम्म। बंदे ने पॉडकास्ट में ये बोला कि आई डोंट कोड एनी मोर, या एंड ही सेड द सेम थिंग कि आई एम सो हैप्पी, आई हैव सो मच टाइम। कह रहा है, एंड ही सेड द सेम थिंग, डॉक्टर संजीव, मिस्टर संजीव, ही सेड कि मैं भी, आई लव इट,
बट आई एम लाइकिंग इट मोर नाउ, कि कह रहा है मुझे वो करना नहीं पड़ रहा है। तो कह रहा है कि कोडिंग, एंड ही सेड दैट एंड द टाइटल ऑफ पॉडकास्ट वाज कोडिंग इज सॉल्व्ड। या कह रहा है कोडिंग तो सॉल्व हो गई। तो हाँ आप ये मानते हो कि बेस लेवल हाँ पे तो हाँ, मतलब मैं 100% एग्री नहीं करता हूँ। जब आप जो सिंपल बूट स्ट्रैपिंग है, यूआई है, मतलब जो इस तरह के होते हैं, बट जो हार्ड कोर थोड़ी सी लॉजिक में जाती है, मैं आजकल मतलब आजकल इंटरप्राइज लेवल पे कुछ करता हूँ। मैं सारा कुछ बोल नहीं सकता कस्टमर या या रिव्यू बस, बट उस प्रॉब्लम पे काम करता हूँ। तो वहाँ पे बहुत फिजिक्स की जरूरत होती है और नॉलेज की जरूरत है, तो वो मुझे प्रॉब्लम में बताना पड़ता है। हाँ, तो और वो या कोड में वो मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो वो उनको जाके देखना पड़ता है। और वो थोड़ा थोड़ा टफ होता है, ऐसा आसान नहीं होता है कि या एग्जैक्टली, कि उससे तो बहुत 1000 लाइन ऑफ कोड जनरेट कर देना। या अब तो मुझे उसको ढूंढना है, और वो मुझे पता भी नहीं है, मुझे उसको समझना है। तो वो, हाँ, वो सब थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बट यदि आप एग्जिस्टिंग कोड बेस है या एग्जिस्टिंग पुराने कोड बेस है, वहाँ पे काफी और इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। ऑलरेडी है, बहुत बहुत हेल्प हो जा रही है, बट उसको उसको थोड़ा और जो है, आपको जो एग्जिस्टिंग कोड बेस है उसको इम्प्रूव करना है, रीफैक्टरिंग करनी है। ये सब जो है थोड़ा और इम्प्रूव होने के बाद है। बट वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, ओके। बिकॉज मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है, मुझे बताना है, मुझे गाइड करना है। सो इट्स लाइक वर्किंग टुगेदर, कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ वर्किंग विद इट। उधर एग्जैक्टली। तो इसमें मुझे अब दो चीज मुझे समझनी है आपसे। एक, जो हम नॉर्मल एआई यूज करते हैं एज अ कंज्यूमर, आई यूज चैट जीपीटी, जो भी लेटेस्ट मॉडल आया है। दो चीज समझाइए। एक, कंज्यूमर फेसिंग हो गया चैट जीपीटी, दैट इज वन। एंड देन सेकंड थिंग, जो एजेंट्स हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर फेसिंग एआई दैट आई एम यूजिंग एज चैट जीपीटी एंड व्हाट आर एआई एजेंट्स? दोनों के प्रैक्टिकल यूज केसेस बताइए कि किस सिनेरियो में किसको यूज कर सकते हैं, एंड वेयर डू यू थिंक द फ्यूचर इज गोइंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर। क्योंकि आप जब चैट जीपीटी यूज करते हैं, बिहाइंड द सीन उनके आर्किटेक्चर पता नहीं है टोटली मुझे, बिहाइंड द सीन वो जो है, वो एजेंट यूज करते हैं उन्होंने। ठीक है। और दूसरा जो बहुत कॉमन हो गया है, उसको कहते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी सर्वर्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंट जो है कुछ फंक्शन करता है, या टूलिंग है बेसिकली। और जो एमसीपी है, जो नॉलेज बेस है, या कॉन्टेक्स्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है। मतलब मेरे पास कोई डेटाबेसेस है, कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ये जब आपका जो डेवलपर है, मतलब जो है, या जो डेवलप कर रहा है एप्लीकेशन, वो इन सब चीजों को बनाता है, और वो उसकी बदलेशन है। बट यदि मैं एज ए कंज्यूमर को, मैं जो एंड यूजर को, तो ये मेरे लिए ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी बहुत सारी टूलिंग यूज करते हैं। वो जो आप करते हैं, तो इंटरनेट पे जाके वो मैसेजेस चेक करते हैं, इंटरनेट से लेटेस्ट लैंग्वेज लेते हैं, रीजनिंग करते हैं। आप जो है, तो वो जो एजेंटिक डेवलपमेंट है उसका, वो उसके साथ इनबिल्ट है। तो एज ए एंड यूजर शायद मुझे उसकी बहुत ऐसा नहीं है कि ये मतलब वो जो आपके लिए जो एप्लीकेशन बनाएगा, ये आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स हैं, और वो बिहाइंड द हुड, मतलब हुड कहते हैं ना, बिहाइंड द हुड है वो। ये अभी एक न्यूज आई थी। अब मुझे नहीं पता ये कितना इसमें सत्य है क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ कि एक कोई क्लॉड बॉट करके कुछ प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया जिसमें एजेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एजेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस न्यूज विच केम अप, what exactly was happening? Can these AI agents interact amongst themselves without getting any clear, direct, or indirect instructions from their masters? और अगर ऐसा हो सकता है, क्या इसी को हम AGI बोलते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूज जो अभी एक हफ्ते पहले आई थी। What is your assessment of that? What actually was happening? And I now want to also understand what is this AGI that the world is talking about? इस न्यूज़ के बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं है, बट जो आपने क्वेश्चन रेज किया, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये एजेंट जो है ऑटोनोमस है। इंस्ट्रक्शन तो आप दे ही रहे हो कि आपको क्या चाहिए, है ना, या आप उसको शेड्यूल कर रहे हो कि वो ऑटोमेटिकली एजेंट जो है लाइव होता है, और वो कुछ कुछ काम करता है। जैसे कुछ लोग बहुत बनाते हैं, मेरे ब्रदर ने बनाया था कि वो उसका ईमेल वो एजेंट रीड कर रहे थे, Hmm. एंड वो ऑटोमेटिकली रीड करता है और प्रायोरिटाइज करता है, नोट्स बना देता है उसके लिए, तो ही डजंट हैव टू डील विद इट, दैट इट जस्ट इंक्रीजेस हिज प्रोडक्टिविटी। तो
एक एजेंट जो है, जो स्पेशलाइज एजेंट्स है, और उसका ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट भी बनाया जाता है। अब जब आप मतलब मान लो कि मैं ना रिसर्च के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, तो रिसर्च में मैं बना रहा हूँ, रिसर्च में क्या करूंगा, मैं इंटरनेट ढूंढूंगा, मैं जो है रेलिवेंट जो है जर्नल्स ढूंढूंगा, उसमें ढूंढूंगा, फिर उसके बाद उस चीज़ों को समराइज और उसको उसका सिनॉप्सिस क्रिएट करूंगा, फिर उसको मैं वैलिडेट करूंगा, है ना। तो अब इस चीज़ों को डिवाइड यदि करें तो एक इंटरनेट का एजेंट हो गया, एक जो मेरा जर्नल का एजेंट क्रिएट हो गया, एक मेरा जो है समराइजेशन का हो गया कि वो सारी चीज़ों को समराइज करे, और फिर मेरे पास होगा कि जो मुझे एक्सट्रैक्ट लिख के दे, और जो कहते हैं ना, जब रिसर्च में आप पेपर लिखते हैं ना, आप कहते हैं लिटरेचर सर्वे, मेरा लिटरेचर सर्वे का एजेंट हो गया, जो डिसाइड करता है कौन सा लिटरेचर करना है। और फिर उसके बाद वैलिडेशन का हो गया कि या कहीं वैलिडेट कर रहा हूँ मैं या उसकी क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। ये सारे जो एजेंट है पैरेलल में कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इसका एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर होता है। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर का मतलब होता है कि ये जो इनकी सीक्वेंसिंग है, या इसका जो मतलब कॉलिंग है या बुलाना है, जो इंटरमीडिएट जो एजेंट टू एज कम्युनिकेशंस है, और इसके प्रोटोकॉल डिफाइन हो रहे हैं, A2A कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, गूगल से है। और ये इन टर्म में MCP यूज कर सकते हैं, ये भी एक प्रोटोकॉल है जो रिसोर्सेज से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वो आपस में इंटरेक्ट करके आपको एक सिंथेसाइज समराइज आपको रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और दिस इज बेसिकली इट वर्क्स लाइक योर असिस्टेंट, राइट। पहले प्रोफेसर होते थे, और वो इंटर्न्स हायर करते थे, रिसर्च एसोसिएट्स हायर करते थे, और वो रिसर्च एसोसिएट उनके लिए वो काम करते थे, जाते थे लिटरेचर सर्वे करके लेके आते थे। मैं पहले कंपनी का चीफ डेटा साइंटिस्ट था, तो हम कुछ प्रॉब्लम करते थे, तो मेरे साथ जो साइंटिस्ट थे उनको बोलता था कि यार तुम ना पहले एक लिटरेचर सर्वे करके ला। तो वो लिटरेचर सर्वे करते थे, उसकी एक मतलब एब्स्ट्रैक्शन दे। अब सारे पेपर्स तो मैं खुद नहीं पढ़ सकता था, मेरे पास टाइम नहीं होता या स्केल नहीं कर सकता, तो वो लेके आते थे, उस सबकी एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करते थे, और फिर हम को समझ में आता था कि लिटरेचर में क्या चल रहा है, उसकी उसको एब्स्ट्रैक्शन भी मिल गया, और मुझे कहीं डेप्थ में जाने की जरूरत है तो वो पेपर लेके पढ़ लिया। दैट्स हाउ ये टिपिकली वर्क है रिसर्च। अब यहाँ पे इस चीज को आपने ऑटोमेट कर दिया, मोर एफिशिएंट कर दिया। बट वो जो उसका जो ऑटोनॉमस बिहेवियर है, दैट इज बिकॉज यू इनिशियली गेव इट द परमिशन टू डू इट, सो इट इज नॉट कंप्लीटली द डिसीजन ऑफ द एजेंट टू डू थिंग्स ऑन हर और हिज ओन. I mean, नहीं, I'm using the word her and his, हाँ but सही, it's own. इसी ने तो उसको प्रोग्राम किया है ना, किया ये ना. या. है ना। उसको तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल. फंक्शन है ना, कहीं ना कहीं तो कोड है ना, और वो इस तरह काम करता है। और मैंने अपने बुक में ये चीज को बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कि मुझे भी लगता था, ये समझ नहीं आती थी, ये जब शुरू की बात है, जब 1.5 साल 2 साल हो गए पहले लिख रहे थे, और इन सब टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये कैसे होता है, एक एजेंट दूसरे एजेंट को कैसे पता चलता है कि यार वो एजेंट फलना एजेंट जो है वो काम करेगा, वो कैसे उसको पता चलता है, कहाँ से आता है। तो जब आप एजेंट करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी पर्पस भी लिखते हैं कि ये एजेंट का पर्पस है ये, और एजेंट को उसके बाद टूल दिया जाता है, टूल इज नथिंग बट दोज कोड फंक्शंस, और वो टूल जो है टास्क के बेसिस पे इवोल्व करता है उसको। तो वो एजेंट क्या करेगा, वो एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब वहां आप LLM को लगा लीजिए, LLM वो डिस्क्रिप्शन को समझता है, उसको रीजनिंग की कैपेबिलिटी है, और जब आपने प्रॉब्लम में स्टेटमेंट दिया, वहां से अपनी समझ से, और वो एजेंट की जो डिस्क्रिप्शन है उसकी समझ से उसको पता चल रहा है कि कौन सा एजेंट मेरे लिए क्या कर रहा है। अदरवाइज जो ऑर्केस्ट्रेटेड है उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा एजेंट लेना है। या. बट उसको पब्लिश कर दिया कि ये मेरा जॉब है भाई, ये मेरी ड्यूटी है, तो वो डिसाइड करता है किस एजेंट को कहाँ पे इवोक करना है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सी. सो एक तरफ तो अब जो आपने एक्सप्लेन करा, मुझे काफी चीजें क्लैरिफाई हुई हैं, एंड नाउ आई एम एक्चुअली सीइंग. पर एक मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि पहले फंक्शन नहीं थे, या. कॉल होता था, रिमोट फंक्शन कॉल होती थी, होता था। ऐसा तो नहीं है, डेटाबेस कॉल भी होता है, इंटरनेट भी होता है, सब कुछ होता है। या. बट आप प्रोग्राम करते हैं स्पेसिफिकली। यहाँ पे क्या है, इसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक अनाउंस कर दिया है, और जो सिस्टम है वो उस कैरेक्टरिस्टिक से समझ रहा है, रीजनिंग कर रहा है और टूलिंग कर रहा है, और अप्रोप्रिएट जो अपनी टूल्स है उसको कॉल कर रहा है ना। तो ये अंतर है, इससे क्या हो रही है कि जो ह्यूमन बिहेवियर जो हम कह रहे हैं, या जो हम जो मतलब जो हम
अपने प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं, वहां से और इसके बिहेवियर को हम रिलेट कर रहे हैं, है ना। वो अंतर है। अदरवाइज हमने कोड लिखना पड़ता, हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, या ग्रामर बनना पड़ता है, थिंग्स लाइक। आपने जब एक बार एलएम्स की बात करी थी मिस्टर संजीव, आपने कहा था कि दिस हैपेंस बिकॉज द डेटा गेट्स स्क्रैप्ड, आप डेटा स्क्रैपिंग करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये डेटा स्क्रैपिंग जो होती है और जो आपका डेटा को एक्सेस जो आप करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, वो स्क्रैपिंग विद परमिशन होती है कैसे, हाउ डज इट वर्क, दिस ये आई वांटेड टू नो। ये बहुत ही एथिकल क्वेश्चन है ना, कि मतलब ये बहुत सारे मॉडल्स जो ट्रेन किए गए हैं डेटा पे, क्या वो कंसेंटेड है ना। डेटा ऑनर कौन है, ऑनरशिप क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ही डिबेटेड क्वेश्चन है। आप जब पब्लिक में इंटरनेट पे भी डेटा देते हो, उसके कॉपीराइट्स क्या है। एक बार पूछ रहे थे कि जब बहुत यूज करते हैं आप, एलएलएम यूज करते हैं आप, अपने आर्टिकल लिखने में यूज करते हैं, फुल प्रूफिंग करते हैं उसके कंटेंट का, तो उसकी कॉपीराइट्स क्या है। तो ये जो हमारे जो रेगुलेशंस है ना अभी, वो इतनी मेच्योर नहीं हुई है कि ये इन सब चीज़ों को एड्रेस कर सके, और ये एक बहुत बड़ा गैप है। मेरे ख्याल से कुछ रेगुलेशंस और कुछ मतलब समय के साथ आएगा। मैं एआई मॉडल में मोदी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जैसे हम फूड है, और फूड के ऊपर लेवल्स होते हैं कि इसकी इंग्रेडिएंट क्या है और उसकी क्या परसेंटेज है, जो हमको आउटपुट मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, उसकी भी क्यों ना लेवल हो, और उसकी भी क्यों ना उसके पास जो है एक मतलब वाइट मार्किंग हो कि वो क्या है और उसकी क्या ओरिजिन है वो। तो आज के समय में ये एक लूप होल है और एक डिबेटेड क्वेश्चंस है कि ये इसकी कंसेंटेड नहीं है या इसकी ऑनरशिप क्या है। ये बहुत ही डिबेटेड क्वेश्चन है। सो एआई, तो इसमें एआई मॉडलिंग बोले, एआई पुलिसिंग बोले, जो भी बोले आप इसको, ये बेसिकली गवर्नमेंट्स आर द वंस दैट कैन इन्फोर्स, राइट, ये वहीं से आ सकता है। हाँ, ये रेगुलेशंस इवॉल्व करना पड़ेगा, जो हमारी रेगुलेशंस है। वो डिजिटल एज क्या, आप अभी छोड़ दो, आप एलएलएम की बात छोड़ दो। इससे पहले के भी जो एआई के जमाने हैं, या पहले जो हमारे एआई के जो हमारे मतलब प्रैक्टिसेस रहे हैं, कंटेंट जनरेशन के प्रैक्टिसेस रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया में जो कंटेंट जनरेट होता है, हम तो हर जगह अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं, है ना। वो जो उसकी जो प्राइवेसी है, उसका जो ओनरशिप है, वो उनकी जो मतलब अब आ रहे हैं ना, इंडिया में डीपीडीपी एक्ट आया है जहाँ पे प्राइवेट डेटा कंसेंट इन सब की बात करी गई है, उसको इन्फोर्स करने की बात हो रही है ना। मतलब वो एक राइट डायरेक्शन में है। ईयू में बहुत स्ट्रांग है, डेटा रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीजें इवॉल्व हैं आज के जमाने में, और ये ग्रे एरिया है कि जब आप जो इंटरनेट से आपने डेटा कंटेंट जो है स्क्रैप किया है, लेबल है, उसकी ओनरशिप क्या है, उसका कॉपीराइट क्या है, या जो एक मॉडल एक एआई इमेज जनरेट करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी या उसका जो ओनरशिप है, कॉपीराइट्स है, वो कहाँ बिलोंग करता है। और आप इसको रोक नहीं सकते। कमेंट टाइम में जो है कंटेंट है, इमेजेस है, आजकल एड्स बनने शुरू हो गए हैं, वो तो जनरेशन से होगा ही, एआई तो रोल प्ले करेगा ही करेगा। बट ये सब क्वेश्चंस जो है इवॉल्व करना या पड़ेगा, या छोड़नी पड़ेगी, रेगुलेशंस आने पड़ेंगे। मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल अब आपसे पूछना चाहता हूं, एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। अगेन, मैं स्पेकुलेशन से दूर ही हटता हूं, मैं नहीं जब तक चीजें, आई वांट टू लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। अगर कोई ऐसी चीज की पॉसिबिलिटी है जो हमको लगेगा कि भाई ये तो भगवानों की देन है, पर अगर उसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है, तो वो भी मैं जानना चाहता हूं कि हाँ यार, ये हो सकता है ना, क्या है इसमें। तो अब मैंने एक इसमें एक सवाल मैंने लिखा भी था जो मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता था। हाँ, बहुत फेमस एक गूगल के फाउंडर, फाउंडर नहीं, ही वॉज अ पार्ट ऑफ गूगल, उनका नाम है रे कुलजरविट्स। मैं उनका सरनेम कभी ढंग से प्रोनाउंस कर नहीं पाता हाँ हूं। हाँ हाँ। दो उन्होंने किताबें लिखी हैं और उनका काफी दबदबा है इस इंडस्ट्री में। सिंगुलैरिटी इज नियर एंड सिंगुलैरिटी इज नियरर। अब मिस्टर संजीव, जब ये लोग ऐसी किताबें लिखते हैं, तो हम जैसे कंज्यूमर इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी सॉलिड अथॉरिटी, राइट। अब सिंगुलैरिटी का जब मैंने समझने की कोशिश करी, तो दे आर इन्विजनिंग अ फ्यूचर wherein humanity and machines will merge into a single entity। अब ये सुनते ही मुझे डर लगा पहले, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। हम्म। फिर जब मैं थोड़ा सा सोचता हूं, जियो पॉलिटिकली सोचता हूं, कि भाई पैसा वहां पे,
इंफ्रा वहां पे, इन्वेस्टर्स वहीं के, टेक दुनिया उन लोगों ने बनाई, नेटवर्क उन लोगों का है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कभी कभी एक बियर के गिलास में बैठ के बात करते होंगे, अरे यार इलॉन तूने वो चिप बना दी क्या यार, अरे जल्दी बना यार, वो सिंगुलैरिटी का हमने डेडलाइन दे रखा है कि हमको 2050 तक करना है यार। इलॉन बोल रहा है हाँ यार मैं अभी रोबोट्स पे आ रहा हूं, पहले घर पे रोबोट भेजेंगे इनके, फिर इनके अंदर चिप डालेंगे। तो आई फर्स्ट वांट एंड देन दिस ऑल दिस मिस्टर संजीव इज लीडिंग टू समथिंग कॉल्ड एजीआई, आर्टिफिशियल जेनरिक या जनरल इंटेलिजेंस। इसको बोल सकते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियस हो सकती है, जैसे हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो क्या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हो सकती है? कैन दिस एंटिटी बी एक्चुअली अ एंटिटी विच कैन वर्क ऑन इट्स ओन, विच कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन? तो ये मैं एक प्योरली टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूं, नॉट फ्रॉम अ साइंस फिक्शन पर्सपेक्टिव, बट मैथ क्या बोलती है, तो ट्रेंड्स क्या बोलते हैं, डेटा क्या बोलता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, सिंगुलैरिटी जो बात कर रहे हैं, मतलब ये शायद बिग बैंग के समय जो है सिंगुलैरिटी को माना जाता है। बिग बैंग जब हुआ वहां से टाइम जीरो माना जाता है कि जब बिग बैंग हुआ उसके बाद जो है वो वो जो इवेंट्स इतने फास्ट हुए कि उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। या तो जब सिंगुलैरिटी बोलते हैं, कहते हैं कि वो एक स्टैंड आएगा जब इन जो जो मशीन है वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके लेवल पे पहुंच जाएगा। और जब वो ऐसा पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो है चेंजेस इतने फास्ट होंगे कि आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए उसको सिंगुलैरिटी बोला गया है ना, उनको बोले हैं। अब जहाँ आपकी बात है कि एजीआई, ठीक है। अब आज के हम यदि आर्किटेक्चर को देखते हैं या आज का एलएलएम्स को देखते हैं तो वो बहुत ही स्मार्ट है मिमिकिंग में। कि आपके पास डेटा है, आपने डेटा से लर्न किया है और उसको आप मिमिक कर रहे हो, उसके बेस पे आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हो, ठीक है। और मैंने जैसे बताया है कि जो जो स्केल आता है, स्केल के साथ आता है, तो हमको कहीं ना कहीं स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो हमको सरप्राइजेस मिलते हैं कि यही वाला जो मिमिक्री है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, कुछ ऐसी चीजें करने लग जाता है तो हम कहते हैं कि यार ये तो शायद एजीआई है या एक कॉमन सेंस की तरह बन रहा है। बट इससे पहले मैं मोर फंडामेंटल चीज को सोचना चाहूंगा कि एजीआई है क्या, ह्यूमन इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है। इमोशंस है और या मतलब कॉन्टेक्स्ट है या जो अननोन चीजों को समझने की कला है या कैपेसिटी है, क्या इसको हम बोले या जो हम मशीन के टर्म में हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या बोले। आप देखिए, अभी भी डोमेन, बहुत सारे डोमेन में सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज है, बट वो एजीआई है वो जरूरी नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से हम मशीन की वर्ल्ड को ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से ही क्यों देखें। जो सुपर इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं या एजीआई की बात करें, क्या हम इस तरह डिफाइन करें जो कि मशीन के रेलिवेंस में हो या उसके रेलिवेंस में हो और वो वहां पे हम अचीव करें। एक तो ये बात कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि एजीआई की डेफिनेशन क्या है ना। दूसरी बात है कि जो आज का आर्किटेक्चर है, क्या वो एजीआई की तरह ले जा रहा है, ठीक है। और मैंने अपने बुक में इस टॉपिक पे भी लिखा है, एक पाथ लिखा था। तो कुछ चीजें हैं जैसे दिखती हैं मुझे, मैं अपने लेवल पे देखता हूँ। और डेफिनेटली मैं कहीं से भी रिसर्चर नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ। तो देखता हूँ कि जैसे जो नॉलेज की जो इम्बेडिंग होती है, जो नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग इज इम्बेडिंग, आप मशीन उस चीज को समझता है तो वो इम्बेडिंग जो है उसको और मल्टी मॉडल होना पड़ेगा। इंसान जो है टेक्स्ट, लैंग्वेज, इमेजेस, वीडियोस उन सबको परसीव कर पाता है, इसको मल्टी मॉडल कहते हैं। तो क्या हमारी मैच्योरिटी वहां पे है? नहीं, वो एक इवॉल्व करनी पड़ेगी उस लेवल पे। आज एक मतलब एक एफर्ट है, मल्टी मॉडल आने लग गए हैं, बट वो प्रॉब्ली उसमें एक मतलब नेचुरल चीज होंगी। तो अब वो चीज इवॉल्व होनी पड़ेगी। उसके बाद जो सुपर पैरेलल प्रोसेसिंग है वो आनी पड़ेगी। अभी भी चीजें लीनियर है, ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो है कुछ अलग तक पैरेललिज्म लेके आता है, बट वो पैरेललिज्म और भी इवॉल्व होना पड़ेगा। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूट है उसको और भी एफिशिएंट होनी पड़ेगी। ये तो अभी बहुत ही एक्सपेंसिव है।
बहुत ही एक्सपेंसिव है, नॉन सस्टेनेबल है। मतलब एक जगह मैं पढ़ रहा था कि आप जो थैंक यू लिखते हैं अपने एजेंट को, उसकी जो है कार्बन फुटप्रिंट कितनी ज्यादा है उनका। सैम एल्पन ने बोला था, डोंट से थैंक यू टू माय यस, मॉडल्स। एग्जैक्टली राइट, वो जो है। तो ये जो जो फुटप्रिंट है, जो सस्टेनेबिलिटी है, उसको उसको ज्यादा होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हार्डवेयर, मैंने हार्डवेयर की बात इसलिए की, अभी मैं मशीन एम्पैथिक पे एक आर्टिकल लिखा था कि जब आप इस लार्ज स्केल एलएम्स और इसकी बात करते हैं, तो सिर्फ एल्गोरिथम की ही बात नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, जो आपकी जो हार्डवेयर है उसकी नॉलेज और उसके जूस को निकालना, राइट। एक सिंपल चीज बोलता हूँ कि आप क्लस्टर बनाते हैं और जीपीयूज बनाते हैं, और वो जो नोड्स है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर कम्युनिकेट करती हैं, वो जो उसकी स्पीड है उस पर भी आप पर डिपेंड कर रहा है। वो भी एक इवॉल्व वाली चीज है और इवॉल्व हो रही है। एनमीडिया का अलग है, एडब्ल्यूएस का अलग है, और वो एक चॉइसेस है जब आप लार्ज स्केल मॉडल करते हैं, तो वो भी एक चीज है, उसको भी इवॉल्व होने की जरूरत है। तो जो अभी जो आर्किटेक्चर है, अभी जो चीजें हैं, यहाँ से अभी बात है मेरे हिसाब से, प्रॉब्ली मुझे लगता है कि कुछ एक नई आर्किटेक्चर इवॉल्व होगी, ठीक है, जो कि ये जो जो सीक्वेंस सीक्वेंस और सीक्वेंशियल जो डेटा है उसको प्रोसेसिंग को मोर पैरेलल बनाएंगे, मोर एफिशिएंट बनाएंगे। अभी तो नहीं दिखता है कि एजीआई जो है वो नियर फ्यूचर में, 2045 उन्होंने बोला है सिंगुलैरिटी का। कह नहीं सकते हैं इतनी स्पीड से इनोवेशंस हो रहा है, बट करंट आर्किटेक्चर मुझे फिजिबल नहीं दिखता। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं। अब कुछ चीजें जो इंसानियत को डिफाइन करती हैं, जैसे रीडिंग, जैसे हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप विद योर वाइफ, विद योर गर्लफ्रेंड, वट एवर, विद योर चाइल्ड। अभी हम बात कर रहे थे किताब के बारे में, द एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। आपने कहा था कि वो मुझे पढ़नी है। मैं भी चल। किताबें पढ़ता रहता हूं, मेरे तो पूरा धंधा ही किताबों के अराउंड है। हम्म। कुछ चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसी क्या चीजें जो आप बोलोगे कि भाई इन चीजों में एआई को मत यूज करो, या इन चीजों में आप अपना वो मत करो, क्या बोलते हैं, आउटसोर्स मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं जो एडिटिंग में काम करते हैं, दे आर स्टूडेंट्स, वेरी गुड एट देयर वर्क। तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि कहते हैं कि मैं उनसे बात कर रहा था, कैफे में बैठे थे, मैं किताबों के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा यार तुमने हरारी की वो किताब पढ़ी है, नेक्सस? कहते हैं कि नहीं, कौन हरारी? तो मैंने थोड़ा बताया हरारी ऐसे करके, मैंने कहा किताबें पढ़ा करो। उसका फोन आया, कहता है राघव वो क्या कह रहे थे आप, क्या करना है मेरे को? मैंने कहा वो किताब पढ़ने को बोल रहा था। कह रहे कौन सी किताब? मैंने कहा यू विल नो हरारी की। कह रहा अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहे नहीं, मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई वो राघव ने बोला है कि किताब पढ़ो। तो उस दोस्त ने बोला ब्रो क्या जरूरत है, बुक का नाम डाल दे एआई पे, समरी आ जाएगी। हाँ। एंड दिस वॉज देयर डिफॉल्ट, समथिंग विच इज सो ह्यूमन टू रीड। आज अगर जो एआई और टेक्नोलॉजी के क्रिएटर्स हैं, अरे उन्होंने भी तो मैनुअली पढ़ाई करके चीजें क्रिएट करी है, तब जाके वो यहां आए हैं। उन्होंने उससे शुरुआत नहीं करी। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगती है विच विच हैव टू बी नॉट आउटसोर्स्ड completely to AI in your understanding? I know it's a philosophical question. I know it is not a 100% technical question, but it will be really helpful to understand your perspective. देखिए, यदि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे किताब पढ़ना, टेक्निकल किताब पढ़ने की बड़ी पैशन थी। मैं बहुत सारी, मतलब मेरे सेल भरे ही रहते थे, और टाइम निकल निकल भी आता था पढ़ने के लिए। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी पैशंस है किताब पढ़ने की, वो बहुत ही कम होती है। अब मैं उस फ्रिक्वेंसी से बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ जिस फ्रिक्वेंसी से पढ़ता पा रहा था। तो वो यही है कि मेरे को रेडीमेड डेटा मिल रहे हैं, मेरे पास ईमेल अलर्ट है, मीडियम के आर्टिकल्स मिल रहे हैं जो मुझे सारी चीज़ बता देते हैं, या जो उस लड़के ने बताया कि यार वो किताब का नाम बोलो आपको सिनॉप्सिस मिल जाता है। जो मैं अपने काम कर रहा हूँ, और मतलब वो चॉइस भी नहीं है, मैं बड़े शौक से अपने जो आर्किटेक्चर करता था ड्रॉ डॉट आईओ पे जाके मैं बनाता था, और बनाते ही मैं सोचता था, और उसी तरह भी इवॉल्व होता था। और एक आर्किटेक्चर में बनाता था वो इतना स्ट्रांग होता था कि मतलब किसी को भी समझा पाता था, है ना। हाँ, लेकिन एक दिन लग जाते थे, 2 दिन लग जाते थे। आजकल वो भी मैं जनरेट करता हूँ, वो उस लेवल की नहीं होती है जो मेरे को चाहिए, बट फिर मुझको
रेक्टिफाई करता हूँ या मैं जो भी कुछ कोशिश करता हूँ, अभी भी उस लेवल पे नहीं आ पाती है, बट 90% आ जाती है, 80% आ जाती है। और मेरे को कभी लगता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, बट जानते हैं ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसीज है, वो एक इतना इजी और जो है ना मतलब एफर्ट सेव करता है मेरे लिए, कि मैं फिर भी वही करना करता हूँ। जो वो हार्ड एफर्ट था मेरा कि मैं उसको ड्रॉ डॉट आयो खोल के उसके ऊपर ड्रॉ करता था, सोचता था, चेंज करता था, फाड़ता था, 2 दिन लगाता था। ना तो सोसाइटी में टाइम है, मेरे स्टेक होल्डर में प्रेजेंस है, ना ही मेरा दिमाग जो है। तो हमें तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लीव करना ही पड़ेगा और इवॉल्व करना ही पड़ेगा। जब मैं जो फिजिकल बुक पर होता है ना, वो इतना मजा आता था मुझे। आजकल तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है, आंग गर्म हो जाता है मेरा। जब पीडीएफ में बुक होती है फटाफट पढ़ लेता हूँ उसको, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। तो हमारे कंजम्पशन मीडियम और वो चीजें इवॉल्व होती रहेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। सो यू सेइंग इट्स अ पार्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये होगा ही होगा और हमारा माइंड बॉडी अडेप्ट करेगा इसको। अडाप्ट करेगा ही, करना ही पड़ेगा। एंड जो फिजिकल बुक हम जिस तरह से देख रहे हैं, क्या वो एग्जिस्ट भी करेगी 5 से 10 साल? यहाँ से तो बहुत मुश्किल लग रही है। अभी भी जो जैसे मैं एक हैबिट अभी भी कायम रखता हूँ कि सुबह मैं आके बहुत प्यार से न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसमें मैंने कंप्रोमाइज अभी तक नहीं किया। और मेरी ये बचपन से आदत है, मेरे बेटे को नहीं है। और क्या मेरे बेटे को न्यूज़ नहीं पता है या उसकी अवेयरनेस नहीं है? मैं बता रहा हूँ, मेरे से 5 गुना ज्यादा है उसे इसके। हाँ, बट वो मेरा एक ऐसा एक ना मीटिंग माय टाइम है जो मैंने उसको कंटिन्यू किया है। और कब तक कंटिन्यू रख पाऊंगा मुझे नहीं पता है। बट मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरा बेटा है, उसने अडॉप्ट नहीं किया है। वो उसके मीन्स है, उसका तरीका है, वो किस तरह से लर्न करता है। और ऐसा नहीं है कि वो डेप्थ में नहीं जाता है, उसकी डेप्थ तो मेरे से कहीं ज्यादा है बहुत चीजों पे, मैंने देखा है एक्चुअली। हाँ, कुछ चीजें हैं वो अलग है या अडॉप्ट करने की चीज है। तो मैं कहूँगा कि हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि क्रिएटिव फील्ड्स में काफी रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको। मैं एक बार पेंगुइन के किसी एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बोला, और आई थिंक पेंगुइन ने तो पब्लिकली निकाल भी दिया था कि वी वुड नॉट अलाउ एआई मॉडल्स टू ट्रेन बेस्ड ऑन द बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड। उन्होंने कंप्लीटली इसको मना कर दिया। मैं एक ग्राफिक नॉवलिस्ट से भी बात कर रहा था, उसने भी ये बोला कि मतलब ये कुछ वही मैं कह रहा हूँ ना, एक सेक्टर है जो कंप्लीटली इसको पुश बैक कर रहा है। अभी चाइना ने एक मॉडल निकाला है अपना सी डांस के नाम से। इसमें आप प्रॉम्प्ट डालिए और वो कोई भी सिनेमैटिक सीन को क्रिएट कर देता कहीं से भी उठा के। तो वो ही ना, एक कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट तो हो रहा है बिकॉज यू हैव नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम लेट्स से यूनिवर्सल स्टूडियोज, लेट्स से बीबीसी, बट आप वो उठा के वो कर रहे हो। तो मुझे मिस्टर संजीव ऐसा लगता है कि एक बार गवर्नमेंट के साइड से स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ गए तो चीजें इंपैक्ट तो करेंगी ही करेंगी, जो अभी अनरेगुलेटेड चीजें चल रही हैं तो। राघव, मुझे लगता है एक मैडनेस में कुछ मेथड आएगा, बट इसको आप रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते। आप देखो, मतलब आप एक समय में यूट्यूब जो है, उस पे जो फुटफॉल था, इंक्रीजेस फ्रॉम द गूगल सर्च। या द होल जनरेशन was so comfortable with YouTube, will go to YouTube, consume information from YouTube, एंड इवेंचुअली मैंने भी अडाप्ट किया है। बुक्स अच्छी नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे हैं जिसमें बुक्स अच्छी नहीं है, बट यूट्यूब पे बहुत सी कंटेंट है। और एंड मैं मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बुक से पढ़ के समझने का, या बुक से बुक पढ़ना और बुक से उसको ग्रास्प करने का बहुत ही। और जो वीडियोस होते हैं, मुझे कहीं कहीं बोर होने लगता है, नींद आने लगती है, बट कहीं ना कहीं चाहता भी नहीं है। तो ऐसा मतलब इवेंचुअली होगा कि ये बुक कुछ फॉर्म में जो है, कुछ एक इकोनॉमिक मॉडल इवॉल्व करेगा। ऐसा तो नहीं, यूट्यूब ने बहुत लोगों को अभी बनाया है, उसके कंटेंट को भी जो है मोनेटाइज हुए। तो एक एक ऐसा जो है मोनेटाइजेशन मॉडल आएगा। या मतलब याद है, मैं मोबाइल फोन में काम करता था, जब आईफोन आने वाला आया ही था, एडवर्टाइजमेंट में काम करता था उस समय में। तो मोबाइल था और वो इतना पावरफुल डिवाइस था, बट किसी को ये पता नहीं था कि मोबाइल से पैसे कैसे बनाए जाए। ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, 2009 की बात कर रहा हूँ। और इवेंचुअली एक ऐसा कमर्शियल मॉडल इवॉल्व हुआ है, लोगों ने मोबाइल से बहुत पैसा कमाया है, यूट्यूब से बहुत पैसा कमाया है। तो क्या अभी एलएलएम में जो कंटेंट है उसकी मोनेटाइजेशन की कोई मॉडल तो है नहीं। बट ऐसा नहीं है कि इवेंचुअली कुछ इवॉल्व नहीं हो जाएगा। हो सकता है लोग जो है उसी या को जनरेट करने के लिए, एलएलएम की ट्रेनिंग डेटा जनरेट या करने के लिए, या वो एक एक प्रोफेशन साइड इवॉल्व हो जाए, एक मोनेटाइजेशन मॉडल इवॉल्व हो जाए, जहाँ पे लोग वहाँ पे मोनेटाइज करेंगे। तो
ये जो मतलब जो प्रोग्रेस है, और मतलब जो दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री कहती है कि टेक्नोलॉजी मरती नहीं है, अपने को इवॉल्व करती है। तो अब बुक मरेगी नहीं, अपने को किसी फॉर्म में इवॉल्व कर लेगी। ये आपने एक लाइन थी किताब में विच वॉज ब्यूटिफुल। As LLM continues to advance at a breathtaking pace, their potential to reshape our world grows exponentially. With this great power comes an equally great responsibility. तो इसमें आपने बात करी थी ethical imperative की. यस। What do you mean by that ethical imperative? Give me some examples. देखिए, एलएलएम जब ट्रेन किस डेटा पे हो रहा है, इंडिया के मतलब वर्ल्ड के जो है टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन हो रहा है। और टेक्स्ट डेटा जो है उसमें बाइसिंग जो है वो भर भर के पड़ी है। ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, उसके जो डेटा के बाइसिंग है और फेयरनेस है वो सिस्टमाइज हो रहा है, उसकी सिस्टम क्रिएट हो रही है। ठीक है। और आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज वो तो आ रही है, वो इंफॉर्मेशन है, वो वर्ल्ड है। दैट्स अ वर्ल्ड, इज अ वर्ल्ड फेयर नहीं है। तो वो वर्ल्ड की चीज को कैप्चर कर रहा है। तो कहीं ना जो है वो फेयरनेस वहां पे जो जो इशू आ रही है। तो जो बाइसिंग एंड फेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू है फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यू नो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मोदी जी ने आपने कहीं पे दिया था कि आप बोलो कि आप एक इमेज जनरेट करो कि who is writing a book, right? And you probably will have, righties who will be most likely, it is not the lefties, right? Or probably it's a much more male dominated than probably you have model which is more male dominated because your data is like that. तो वो वर्ल्ड से लीड कर रहा है और वो एक सिस्टम बन रही है। डेंजर बात है कि वो सिस्टमैटिक हो रहा है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल है। दूसरी जाती है प्राइवेसीज पे, और तीसरी जाती है कंसेंट की बात की हमने, प्राइवेसी की, डेटा प्राइवेसी की बात करी हमने। उसकी जो है मतलब जो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या हो रहा है कि आप मॉडल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी डेटा रीयूज हो रही है ट्रेनिंग के लिए, है ना? आपके क्या इंफॉर्मेशन लीक हो गए हैं या लीक हो रही है, वो तो हो रही है। आप एलएलएम की बात ही छोड़ दो, वैसे ही हो रही है। नहीं होता तो ऐसा नहीं है, होता ही होता है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स भी हैं, और एलएलएम उसको और भी ज्यादा सिस्टमाइज कर रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो एथिकल एस्पेक्ट है, प्राइवेसी हो गया, फेयरनेस हो गया, यू नो मोनेटाइजेशन, कंटेंट ऑनरशिप हो गई, डेटा ऑनरशिप हो गई। ये सारे एथिकल क्वेश्चंस हैं, इम्पेरेटिव है, जिसको हमको आंसर होने को मांगता है। ओके। डू वी हैव अ मैथमेटिकल मॉडल, लाइक हमने फेयरनेस ट्रेनिंग है। एक क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ मॉडल का। बेसिकली व्हाट यू डू एंड यू क्रिएट अ सर्टेन लेवल ऑफ नॉइज, और डिफरेंशियल प्राइवेसी बोलते हैं, एक मॉडलिंग है जिसपे आप बाइसिंग को रिड्यूस करते हैं। मॉडल लर्न ना करे बाइसिंग को, उसको रिड्यूस करते हैं, आप कुछ लेवल ऑफ नॉइज क्रिएट करते हैं डेटा के अंदर। तो कुछ कुछ बट क्या मैथमेटिक्स इतनी स्मार्ट हो चुकी है? नहीं, कि जो सोर्स लेवल पे करेक्ट करे। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड गार्ड्रेल्स रखें मॉडल पे, और अपने रूल्स अप्लाई करें। आपको करना ही पड़ेगा। आप मॉडल को टोटली 100% छोड़ नहीं सकते हैं इन बाइसिंग और ये जो इश्यूज हैं इनको। जैसे आप दूसरी मतलब जो लिमिटेशन बाय ये कहेंगे कि लिमिटेशंस की तरफ जाते हैं, या एलएलएम की उसकी बात करें, जैसे कि हेलुनेशन है, वो इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा है मॉडल, Yes. आप कह ही नहीं सकते हैं कि वो हैलुनेट कर रहा है और नहीं कर रहा है। बट ये तो प्रॉब्लम है। क्या सोर्स है उसकी बोलने के लिए, क्या मतलब। अब धीरे धीरे मॉडल जो है रेफरेंसेस देने लग गए हैं, और चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, तो सॉल्यूशन आएगा। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया था कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल एआई होना, और उसके गार्ड्रेल्स होना, उसकी पॉलिसीज होना, उसके डायरेक्टिव होना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये चीजें इतनी ज्यादा इवॉल्व हो रही है, इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही है, कि ये जो 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 पॉलिसीज हैं, या जो गार्ड रेल है, या गाइडलाइंस है, ये उस तरह से इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो फास्ट में अपने आ रहे हैं। तो हमें उसको उसकी जरूरत है। नहीं तो पर मुझे ऐसा लगता है कि यस बिल्कुल जरूरत है बट एज ह्यूमंस वी आर नेवर नॉट बायस्ड, वी आर या ऑलवेज बायस्ड है ना। तो वो एक ह्यूमननेस एलिमेंट हमेशा रहने वाला है मुझे लगता है। 100% हैविंग नो बायस, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम है, नथिंग टू डू विद मशीन्स, इट इज राइट, जस्ट हाउ आर बायोलॉजिकली वी आर। दैट्स राइट। अब मुझे एक चीज मुझे आप बताइए, नेक्स्ट 5 इयर्स में, जैसे एक मेरा सवाल था ये, नेक्स्ट 5 इयर्स में व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन द स्पेस ऑफ एआई? मोटा मोटा आपको क्या दिख रहा है कि
कि क्या टाइप के और प्रोडक्ट्स आएंगे, किस टाइप की सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में ब्रेक थ्रूज भी होने वाले हैं. व्हाट डू यू, इट्स लाइक, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट, व्हाट डू यू सी दैट इज हैपनिंग दैट वी एज कंज्यूमर्स कैन नॉट सी राइट नाउ? देखो, मैं देख रहा हूँ कि मल्टी मॉडल एआई वुड बी मोर स्ट्रीमलाइन और मोर मतलब मेन लाइन. तो एक मॉडल होगा जो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, स्पीच और इवन प्रेशर और फील्ड्स, ये इन सब पे काम करेगा. ये डोमेन को क्रॉस डोमेन होगा. So I see foresee that will be a true model of that capability to evolve in 5 years, and that will leads to a much bigger intelligence for sure. So that is one I see it. And then we see it that some vertical LLMs should get evolved, and we see that from a generic LLM, some vertical LLM which is a domain specific, जो है वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. और सो I may see or we may see that we will have a very industry specific LLMs. देखिए, the industry which will get really be benefited is सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर है. एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. नॉट फ्रॉम डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन से लेके और चीज़ों से लेके, बट एट द सेम टाइम डायग्नोस्टिक एंड पर्सनलाइज मेडिसिन और बहुत सारे ऐसे बातें हुई हैं पास्ट में. और आप देखो, जो ड्रग डिस्कवरी का जो रेट है पिछले पिछले दशक में देखा जाए या उसके पहले देखा जाए, बहुत कम हो रखा है. तो ये एक इवॉल्विंग एरिया है, ड्रग डिस्कवरी, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल. तो एक बहुत ही मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन पॉइंट्स पे है अब जिस तरह के एआई पहुंच गए हैं. दूसरा एरिया एजुकेशन में है, जो हमने ऑलरेडी बात की, बुक और जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन जे 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 जेन बोलते हैं, जो नेक्स्ट जो होता है, वो एक बहुत ही इवॉल्विंग होगा, बहुत पर्सनलाइज होगा. और जो कंटेंट है उसकी डेमोक्रेटाइजेशन बहुत ज्यादा होगी. लेकिन जब हम पढ़ते थे तो मुझे याद है रिचर्ड हेडली की एक बुक हुआ करती थी. दरभंगा एक जगह पढ़ाई करते थे, मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे पढ़ने के लिए. मैथ्स के बहुत कम रिसोर्सेज. So we see those things become much more democratized. So that's the second one. Third is the knowledge and creation, and we already see we talk about the coding and software engineering, etc. How that is evolving, and you see that evolving much more. So these coding agents will get much more mature in that. As I said, कि greenfield product पे तो बहुत अच्छा है, but जो existing projects हैं, वो existing जो चल रहे हैं, उनकी आप किस तरह से देखते हैं? You also see the very fast level of ट्रांसफॉर्मेशंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो लिगेसी सिस्टम्स है, आप उसको कैसे इवॉल्व करते हैं. तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है उसके एरिया में भी जा रहा है. वी विल सी दैट नॉलेज और सॉफ्टवेयर और कंटेंट क्रिएशन एरिया जो है वो एक बहुत ही इवॉल्विंग होगा. आई थिंक द मॉडल्स विल बी मच मोर फास्टर इन प्रूफ रीडिंग एटसेट्रा एज वेल. So that is a third one I see. And the generally and last one which I see is that you will see a model which will much more tuned for scientific discoveries. मच मोर ट्यून फॉर साइंटिफिक डिस्कवरीज, चाहे वो स्पेस हो, चाहे ओशन हो, चाहे वो कुछ भी हो. क्लाइमेट मॉडलिंग हो, जैसे ये सब बहुत जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जैसे क्लाइमेट क्लाइमेट मॉडलिंग है, एग्रीकल्चर है. जैसे एग्रीटेक की बात करते हैं, देखो ऐसे नहीं है टेक्नोलॉजी नहीं था, ऐसा नहीं है कि एग्री के लिए आप जो है, बट आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे एग्रीकल्चर में, बिकॉज जो कॉस्ट जो है प्रोबेटिव है. आप जो जो एग्री की जो रिटर्न है और ये जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो उसको एक नॉन फिजिबल बना देता था. मैंने एग्रीटेक में काफी दिन काम किया है. आप ड्रोन ले लो, एआई ले लो, ऑटोमेट सॉर्टिंग ले लो, ट्रेसेबिलिटी ले लो, बहुत सारी चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी है जो एक रिक्वायरमेंट है एग्रीटेक को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का. बट जो कॉस्ट है उस चीज को बनाने का, वो बहुत ही ज्यादा था. बट अब मुझे लग रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन है एआई का और जो फाउंडेशन मॉडल है, इसको इतना डेमोक्रेटाइज कर देगी कि ये एप्लीकेशंस बनाने आसान हो जाएंगे. क्या पहुंच गए हम वहां पे नहीं है, बट 5 साल में मुझे लगता है कि एग्रीटेक, इन सब जो साइंटिफिक क्लाइमेट एडजस्टमेंट बताया, क्लाइमेट फोरकास्टिंग बताया, एग्री एडवाइजरी बताया, मतलब ये जो साइंटिफिक रिसर्च है, स्पेस का मुझे पता नहीं है, बट मैं आई कैन गो ट्यून जियो या या फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एक्सेट्रा. जो ये बहुत ही इंटरप्लेइंग जो इसके अंदर डायमेंशंस होते हैं, वो डेमोक्राइज होने चाहिए. और वो जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए. So basically, it has the potential to evolve all the existing verticals of this planet. It has the potential to evolve, not eradicate, but evolve all the existing verticals. Especially the areas which you require, which doesn't have enough margins, right? The cost structure doesn't
allow the AI to evolve in that area. या गॉट इट। आप देखो इंडिया में जितने भी सेटेलाइट कंपनी है, उनकी सारे की यूज केस एग्रीकल्चर है। क्या एग्रीकल्चर में इतने प्रोड्यूस होते हैं कि वो उनको फंड कर सके? नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि वो फंडिंग है और वो इवॉल्व नहीं होता है। एंड आई हैव अ नेम क्रॉपिन है, सैशो है, मेनी ऑफ दोस हैज बीन इन्वॉल्व, वेल फंडेड है, बट और वो उनकी यूज केसेस एग्रीकल्चर ही थी, बट वो कहीं और मूव हो गए हैं, एग्रीकल्चर को इवॉल्व नहीं कर पाए बिकॉज जो कॉस्ट है और जो रिटर्न है, जो फार्मर की कैपेसिटी है पे ऑफ करने का, ये जो स्टेट की कैपेसिटी है वो नहीं है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत सारा जो एरिया है ना, अब देखो ये फार्मास्यूटिकल अलग बात है, वहाँ तो कैश है, ऐसा नहीं है, बट वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है एंड हेल्प इट, बट इवन बिगर फायदा मुझे दिखता है उस एरियाज में जहाँ पे मुझे लो कॉस्ट सिनेरियोज चाहिए, जो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर कारण फिजिबल नहीं रहा है, वो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बिगेस्ट इम्पैक्ट और बिगेस्ट इवोल्यूशन होने चाहिए। अग्रीड। 5 years, that I can see that. Okay, Mr. Sanjeev, now to wrap up this conversation, one last advice that I want you to give me as a parent to a 5-year-old child. How should I prepare him for the world that we are entering, specifically in this era of AI? Very important question. हमें नहीं पता ये बात. We were not ready for this. देखिए मेरा मानना है कि जो फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं, चीजें इवॉल्व होती हैं। यदि मैं अपने सॉफ्टवेयर कैरियर को देखूं तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट थे वो 30 साल पहले भी उसी तरह थे जो आज है, वो फंडामेंटली चेंज नहीं हुए हैं। हाँ, उसके एप्लीकेशन चेंज हुई है, उसके और चीजें चेंज हुई है, डेटा साइंस आया है, आया, ड्रोन आया है, जियोस्पाइस जो भी है वो आया है, और वो प्रैक्टिसेज आया है, चीजें आई, बट जो एक फंडामेंटल थिंकिंग है सॉफ्टवेयर में वो चेंज नहीं हुआ है। तो यदि मैं एक आज पेरेंट हूँ, एक स्मॉल 5 5 years और टीनेजर का हूँ, तो मैं ये यही एडवाइस दूंगा कि बी विद वेरी गुड विद द फंडामेंटल साइंस लाइक मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यू नो, हिस्ट्री और कॉमर्स। तो ये जो फंडामेंटल जो चीज है उसको इग्नोर नहीं करने का है, ठीक है ना। और अब मतलब मैं यदि आप मतलब यदि आप एआई ही समझना चाहते हैं, तो यदि आपने एक फंडामेंटल मैथ्स आपको अच्छी तरह पता है, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, यू नो। तो ये मतलब मेरा एडवाइस है कि आप ये बात को समझे, जो फंडामेंटल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, गुना भाग है, ये चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे हैं, आप हम उसको हमने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से एक्सपोज कर दिया, बहुत ज्यादा वो एक्साइट्स हो जाते हैं, या मेरा बेटा तो बहुत बचपन में आईओटी के एप्लीकेशन सीख रहा था, बट वो उसका उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। मतलब जो बट लेकिन जो फंडामेंटल चीजें थी, यदि वो उसमें स्ट्रांग रहेगा, तो बाद में जब वो बड़ा होगा तो वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो मेरे पास मतलब बच्चे ही नहीं है, मेरे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स आते या हैं, स्टूडेंट के आते हैं, सर इंटर्नशिप करना है। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट एआई का लेते हैं, तो योलो या प्री बिल्ड मॉडल उठाते हैं, उसको एप्लीकेशन बनाते हैं कि सर मैंने एआई सीख लिया। नहीं, आपने एआई नहीं सीख लिया, आपने एआई के एप्लीकेशन बनाना। आपको पता है कि योलो बना ही कैसे है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के पीछे क्या चल रहा है, मॉडल क्या चल रहा है। आप उस एज में हैं जब आप एफोर्ड कर सकते हो कि आप उस चीज को पढ़ें। जब आप जॉब में आएंगे तो आप एफोर्ड नहीं कर सकते अनलेस आपकी एक अपनी पैशन है। तो मेरा मानना है कि जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, उस पे ध्यान देना और उस मेथोलॉजीज को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, और उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यू आर राइट, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स पता होंगे ना आपको, आप कोई भी नई चीज सीख पाओगे। दैट्स व्हाट योर बेसिक आइडियोलॉजी इज, राइट? आप डील कर सकते हैं। ब्यूटीफुल मिस्टर संजीव, दिस हैज बीन अ ग्रेट। ये है एआई फॉर डमीज। वो, हाँ, वो एक डमी सीरीज निकलती थी ना, जब आपको फंडामेंटली चीजें बताई जाती थी, हाँ कि हमने हिंदी में लोगों को समझाया है। ये तो देश के लिए एक वरदान होगा। हम ऐसे ही मार्केट करेंगे इसको कि प्लीज, क्योंकि सर सब डरते हैं एआई से, और ये गलत है। हमें एज अ कंट्री राइट नाउ वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ दिस थिंग, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है क्या है। और वो न्यूज में नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिविटी है न्यूज पे। और क्या है, मेरे को कितनी चीजें क्लेरिफाई हुई आज। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, आप बिलीव नहीं करोगे मैं भी कितना पॉजिटिव फील कर रहा हूं। थैंक यू। ये आपकी जो क्लैरिटी, जिस जिस क्लैरिटी से आपने समझाया ना, मेरा दिल खुश हो रहा है अभी, पता है। थैंक यू मिस्टर संजीव। दिस